हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास करंट लीगल जीके, जो कि हमारे पास जनवरी 2026 में जितने भी हमारे पास लीगल न्यूज़ हैं, लीगल अपडेट्स हैं, हम वो जो है आज के लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। ये जो है हम पूरा का पूरा लेक्चर जो है ऐसे फॉर्म में जो है डिस्कस करेंगे। कोई भी टॉपिक है या फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की कोई भी अपडेट है उसको हम ऐसे फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये आपका जो है इंटरव्यू के लिए, कोई भी आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी स्टेट का या किसी भी आप जॉब इंटरव्यू जो लीगल फील्ड से रिलेटेड है, प्लस इसमें अगर किसी भी स्टेट में मेंस ऐसे राइटिंग आता है जिसमें करंट टॉपिक्स दिए जाते हैं तो उनके लिए जो है ये बेनिफिशियल होगा। अभी मैं मंथली जो है आपके लीगल अपडेट्स करवाने वाली हूँ। इफ़ यू लाइक द फॉर्मेट या फिर जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो हम जो है इसको वीकली भी कन्वर्ट कर लेंगे। मैं संडे को एक वीक में जितनी भी लीगल हमारी न्यूज़ होंगी वो कवर कर दूंगी। अगर आपको वीकली करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि हम जो है वीकली जो है लीगल अपडेट्स करें। इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे जाके जो है टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आज के जो है लीगल हम जीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के डेवलपमेंट्स। उसमें से पहला है हमारे पास UGC नेट या फिर जो एजुकेशन लॉ है उस पे स्टे। बैकग्राउंड क्या है इन रेगुलेशंस का? लेट 2025 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो UGC है हमारे पास, उसने नोटिफाई किया था इक्विटी रेगुलेशंस 2026 UGC एक्ट 1956 के अंडर जो रेगुलेशंस हैं वो इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं, जो यूनिफॉर्म नॉर्म्स हैं रिलेटिंग टू एडमिशंस, फैकल्टी अपॉइंटमेंट और इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, एक स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस के साथ इक्विटी, इंक्लूजन और स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस यूनिवर्सिटी। सेवरल यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो रेज करते हैं कंसर्न की जो रेगुलेशंस इंक्रोच किए गए हैं फेडरल ऑटोनॉमी पे, ऑल्टर करेंगे जो इस्टेब्लिश एडमिशन है या फिर जो रिजर्वेशन फ्रेमवर्क है। लीगल चैलेंज क्या है सुप्रीम कोर्ट के सामने? मल्टीपल रिट पिटीशंस अंडर आर्टिकल 32 फाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज करने के लिए जो वैलिडिटी है हमारे पास न्यू रेगुलेशंस की। पटिशनर्स ने आर्ग्यू किया है कि UGC ने एक्सीड कर दिया है उनका जो डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। रेगुलेशंस इंटरफेयर करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है स्टेट की ओवर एजुकेशन, स्पेशली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की। सर्टेन प्रोविजंस पोटेंशियली डाइल्यूट किए गए हैं रिजर्वेशन पॉलिसीज में और डिसएडवांटेज करेंगे जो स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिक रीजन के या सोशल बैकग्राउंड के। कंसर्न्स रेज किए गए हैं रिगार्डिंग हेस्ट है जो इम्प्लीमेंटेशन में बिना एडिक्वेट कंसल्टेशन किए। तो बेसिकली आजकल जो हमारा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, UGC ने कुछ जो है गाइडलाइंस दी हैं या हमारे पास कुछ प्रोविजंस दिए हैं। एजुकेशन लॉ भी हम उसको बोलते हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए स्टे किया है। लेकिन सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि इसका जो है बैकग्राउंड क्या है। ये बताता है कि लेट जो हमारे पास 2025 है UGC ने नोटिफाई किए थे इक्विटी रेगुलेशंस 2026 UGC एक्ट 1956 के अंडर। ये रेगुलेशंस जो हैं ये हमारे पास यूनिफॉर्म नॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे एडमिशंस को लेके, फैकल्टी अपॉइंटमेंट को लेके या इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस को लेके। इसमें एम्फेसिस किया जाएगा इक्विटी पे, इंक्लूजन पे और स्टैंडर्डाइजेशन जो है यूनिवर्सिटीज़ का। थर्ड आगे इसमें हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेक होल्डर्स ने कंसर्न किया है कि ये जो रेगुलेशंस हैं ये एनकरेज करेंगे जो फेडरल ऑटोनॉमी है या फिर जो हमारे पास फेडरल ऑटोनॉमी है या फिर जो ऑल्टर्ड इस्टेब्लिश्ड एडमिशन या रिजर्वेशन फ्रेमवर्क है उसके साथ जो है ये छेड़छाड़ करेंगे। इसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है हमारे पास वो है हमारे पास लीगल चैलेंज। क्या है यहाँ हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के सामने? यहाँ पे मल्टीपल रिट्स फाइल की गई हैं हमारे पास आर्टिकल 32 के अंडर वैलिडिटी को लेके इन न्यू रेगुलेशंस की।
यहाँ पे पटिशनर्स ने जो है क्या आर्ग्यू किया है, तो पटिशनर्स के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे पास वो क्या हैं। सबसे पहला है कि यूजीसी ने एक्सीड की है अपनी जो लेजिस्लेटिव पावर है उनको। ये जो रेगुलेशंस है ये इंटरफेयर करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है स्टेट की एजुकेशन के ऊपर, स्पेशली जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी पावर के साथ जो है इंटरफेयर किया जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं जो पोटेंशियली डाइल्यूट कर देंगे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को, और डिसएडवांटेज होगी यहाँ पे बच्चों के लिए जो स्पेसिफिक रीजन या सोशल बैकग्राउंड से आते हैं। यहाँ पे फोर्थ चीज़ जो डिस्कस की गई है वो बोला गया है कि ये बहुत ही हेस्टी इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत ही जल्दबाजी में किया है, इसका जो है कोई भी एडिक्वेट कंसल्टेशन जो है वो नहीं ली गई है। तो बेसिकली इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, यूजीसी या एजुकेशन लॉ को लेके जो नए रेगुलेशंस दिए गए हैं। बैकग्राउंड क्या है, यूजीसी ने यहाँ पे इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो है वो नोटिफाई करे हैं। यहाँ पे बोला गया है कि इंट्रोड्यूस किए जाएंगे यूनिफॉर्म नॉर्म्स एडमिशन को लेके, फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स को लेके, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस को लेके। यहाँ पे कंसर्न जताया गया है कि ये एनकरेज करेंगे फेडरल ऑटोनॉमी को और जो ऑल्टर करेंगे जो इस्टेब्लिश एडमिशन है या रिजर्वेशन फ्रेमवर्क है उसको। लीगल चैलेंज क्या है, सुप्रीम कोर्ट के सामने रिट पिटिशंस फाइल हुई हैं आर्टिकल 32 के अंडर। पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया है यूजीसी ने एक्सीड की है लेजिस्लेटिव पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है स्टेट की एजुकेशन को लेके उसके साथ इंटरफेयर करेंगे ये जो रेगुलेशंस है, डाइल्यूट करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को और पॉलिसीज़ को। इसके अलावा डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स के लेके जो स्पेशल कोई स्पेसिफिक रीजन से या बैकग्राउंड से हैं। हेस्टी इम्प्लीमेंटेशन है, बिना कोई कंसल्ट किए, कोई एडिक्वेट जो है कंसल्टेशन के बिना ही जो है ये इम्प्लीमेंटेशन जल्दबाजी में किया गया है। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आया है 2026 जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है इन्फोर्समेंट जो है की प्रोविजंस जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 का जो स्टे है वो इफेक्टिवली पोज किया करता है जो इम्प्लीमेंटेशन है न्यू नॉर्म्स का, जब तक कोर्ट जो है वो कम्प्लीटली डिटेल्ड हियरिंग नहीं करता है इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो होंगे अगर रेगुलेशंस को इन्फोर्स किया गया जो पेंडेंसी है चैलेंज की उनके दौरान। स्कोप क्या है यहाँ पे स्टे का, स्टे जो है वो अप्लाई करता है न्यू एडमिशन नॉर्म्स पे जो प्रपोज किए गए हैं इक्विटी रेगुलेशंस में, चेंजिंग जो अफेक्ट करते हैं इंटर स्टेट स्टूडेंट की मोबिलिटी को, एलिजिबिलिटी को और इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिशन को। एग्जिस्टिंग यूजीसी रेगुलेशंस और प्रायर एडमिशन फ्रेमवर्क कंटिन्यू होंगे ऑपरेट करने के लिए जब तक फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्ट किया गया है कि वो मेंटेन करेंगे स्टेटस को करंट एकेडमिक साइकिल के लिए। की कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज क्या इन्वॉल्व है, पहला है हमारे पास फेडरलिज्म, वेदर यूजीसी रेगुलेशंस ओवरराइड कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेशन को, गवर्निंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लिमिट्स जो है यूजीसी की रूल मेकिंग पावर पे अंडर यूजीसी एक्ट। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, एलिगेशंस ऑफ आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन और इम्पैक्ट जो है रिजर्वेशन पॉलिसीज पे, ये पॉइंट डिस्कस होगा। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, एक्सेसिबिलिटी या फेयरनेस जो है हायर एजुकेशन एडमिशंस में, इसको भी अफेक्ट करता है या ये इशू भी इन्वॉल्व है। तो इसको जो है हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो है क्या एक्शन है, यहाँ पे जो है इंटरिम ऑर्डर दिया गया है। इंटरिम ऑर्डर किस चीज़ का दिया गया है, यहाँ पे स्टे किया गया है इन्फोर्समेंट को। दूसरा आ गया यहाँ पे पोज किया गया है हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन है कि कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, उस चीज़ को पोज किया गया है। तीसरा है सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर इन नॉर्म्स को इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो होंगे अगर रेगुलेशंस को इन्फोर्स किया गया है जब पेंडेंसी है चैलेंज की। तो इन 3 बेसिस पे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया है स्टे का, पोज की है इम्प्लीमेंटेशन, ये कहीं पे भी अभी लागू नहीं होंगे। यहाँ पे इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर रेगुलेशंस को इन्फोर्स किया गया। फिर आ गया इसमें हमारे पास सेकंड, यहाँ पे स्कोप क्या होगा हमारे पास स्टे का, ये स्टे किन किन चीज़ों पे अप्लाई होगी। पहला आ गया इसमें हमारे पास जो नॉर्म्स हैं न्यू एडमिशन नॉर्म्स, इन पे जो है अप्लाई होगी। दूसरा जो चेंजेस अफेक्ट करते हैं इंटर स्टेट स्टूडेंट मोबिलिटी को, एलिजिबिलिटी को या इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिशन को। फिर आ गया हमारे पास जो एग्जिस्टिंग यूजीसी रेगुलेशंस हैं वो जो है कंटिन्यू होंगी ऑपरेट करने के लिए, मतलब अभी तक जैसे भी हमारे पास
एडमिशन्स होते थे यूजीसी के अकॉर्डिंग वैसे ही होंगे। यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा स्टेटस को, मेंटेन किया जाएगा स्टेटस को जो करंट एकेडमिक साइकिल है उसको लेके। तो यहाँ पे स्कोप क्या है स्टे का, जो नॉर्म्स हैं उनको स्टे किया गया है न्यू एडमिशन के लिए। चेंजेस जो अफेक्ट करेंगे इंटर स्टेट स्टूडेंट मोबिलिटी को, एलिजिबिलिटी को या फिर इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिशन को। जो एग्जिस्टिंग यूजीसी रेगुलेशंस हैं वो कंटिन्यू होंगी ऑपरेट करने में, मतलब जिस हिसाब से पहले एडमिशन्स होते हैं वैसे ही अब होंगे। मेंटेन किया जाएगा स्टेटस को जहाँ तक एकेडमिक साइकिल की बात है कि जैसे पहले चीज़ें एकेडमिक में चलती थी वैसे ही अब चलेंगी, तो स्टेटस को जो है वो मेंटेन होगा। यहाँ पे कौन कौन से जो इश्यूज हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हैं। पहला है हमारे पास फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म में ये इशू है हमारे पास कि क्या यूजीसी ने ओवरराइड किया है जो स्टेट लेजिस्लेशन है उसको, जब यूनिवर्सिटीज़ को गवर्न करने की बात आती है। सेकंड है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यहाँ पे लिमिट्स क्या है हमारे पास यूजीसी की रूल मेकिंग पावर पे, ये डिस्कस होगा। तीसरा है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 में आ गया हमारे पास कि जो एलिगेशंस हैं आर्बिट्री क्लासिफिकेशन या इम्पैक्ट क्या होगा यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ पे। फोर्थ आ गया हमारे पास राइट टू एजुकेशन, जो कि है हमारे पास आर्टिकल 21A में। इसमें आ गया असेसिबिलिटी या फिर फेयरनेस जो है हायर एजुकेशन एडमिशन्स में, उसको लेके जो है डिस्कशन होगा। असेसिबिलिटी एंड फेयरनेस जो है हमारे पास हायर एजुकेशन एडमिशन्स में ये भी हमारे पास जो है इशू इन्वॉल्व है। तो बेसिकली हमारे पास 4 इश्यूज इन्वॉल्व हैं। पहले फेडरलिज्म का इशू है कि क्या यूजीसी ने ओवरराइड किया है स्टेट लेजिस्लेशन जब यूनिवर्सिटीज़ की बात आती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्या लिमिट है यूजीसी की रूल मेकिंग पावर पे। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 की रिजर्वेशन पॉलिसीज़ पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A की एक्सेसिबिलिटी और फेयरनेस जो है हायर एजुकेशन एडमिशन्स में वो क्या है हमारे पास, मतलब कितना फेयरनेस है एडमिशन्स में। ये सब जो है ये 4 जो हमारे पास इश्यूज़ हैं ये इन्वॉल्व हैं। इसमें आ गया हमारे पास इम्पैक्ट क्या होगा ऑर्डर का। स्टूडेंट्स, इमीडिएट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग एडमिशंस अंडर द प्रपोज्ड न्यू फ्रेमवर्क हैज़ बीन अवॉइडेड, कि जो इमीडिएट अनसर्टेनिटी थी कि एडमिशंस को लेके स्टूडेंट्स के बीच में कि न्यू फ्रेमवर्क के हिसाब से कैसे होगा, वो अवॉइड किया गया है इस जो हमारे पास स्टे ऑर्डर है इसकी वजह से। यूनिवर्सिटीज़ रिलीफ मिला है स्टेट के लिए और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि जो लॉ कंसर्न जो लॉस है उनका ऑटोनॉमी का। रेगुलेटर्स सिग्नल्स जो जुडिशियल स्क्रूटनी है एक्सपेंसिव रेगुलेटरी इन्वेंशंस की हायर एजुकेशन में। पॉलिसी लैंडस्केप रीइंफोर्स करता है कि जो एजुकेशन रिफॉर्म है वो अलाइन होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के साथ। व्हाट टू वॉच गोइंग फॉरवर्ड, अब आगे क्या हो सकता है। फाइनल एडजुडिकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे, इक्विटी जो रेगुलेशंस 2026, अब आगे ये देखना है कि क्या फाइनल जजमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे। पॉसिबल मॉडिफिकेशन या रीनोटिफिकेशन जो रेगुलेशंस है यूजीसी के द्वारा आफ्टर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, कंसल्ट करने के बाद स्टेक होल्डर से यूजीसी जो है रीनोटिफाई करेगी या मॉडिफाई करेगी जो रेगुलेशंस को। ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस जो है सेंट्रल रेगुलेशन वर्सेस स्टेट कंट्रोल इन हायर एजुकेशन पॉलिसी, एक ब्रॉड सा इम्प्लीकेशन आएगा सेंट्रल रेगुलेशन का या फिर जो स्टेट कंट्रोल है हायर एजुकेशन पॉलिसी में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो इंटरिम स्टे है ये एक मेजर डेवलपमेंट है इंडियन एजुकेशन लॉ में, रीअफर्म करती है जुडिशियल ओवरसाइट ओवर रेगुलेटरीज बॉडीज पे और हाईलाइट करती है जो ऑनगोइंग टेंशन है यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड्स और इंस्टीट्यूशनल या स्टेट ऑटोनॉमी के बीच में। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने जो 6 पॉइंट है उसमें हमने पढ़ा है इम्पैक्ट क्या होगा इस ऑर्डर का। सबसे पहले स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पहली पार्टी स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई थी कि कैसे एडमिशन्स होंगे, कैसे रूल्स आएंगे, वो जो है अवॉइड कर दिया गया है। दूसरा आ गया यूनिवर्सिटीज़ पे, यूनिवर्सिटीज़ में आ गया रिलीफ मिला है यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को और जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को उनकी लॉस ऑफ ऑटोनॉमी से रिलेटेड, कि वो लूज़ नहीं करेंगी अपनी ऑटोनॉमी क्योंकि स्टे कर दिया गया है अभी इन रेगुलेशंस को। तीसरा है हमारे पास रेगुलेटर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सिग्नल करता है जुडिशली
जुडिशियल स्क्रूटनी, जो एक्सपेंसिव रेगुलेशंस इन्वेंशंस की गई हैं हायर एजुकेशन में, तो हायर एजुकेशन में जो भी रेगुलेटर है हमारे पास यूजीसी, यहाँ पे जुडिशियल स्क्रूटनी पड़ी है उस पर। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास पॉलिसी लैंडस्केप। ये री इन्फोर्स करता है कि जो एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं वो जो है अलाइन करेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के साथ। तो क्या इम्पैक्ट हुआ है इस ऑर्डर का? स्टूडेंट्स की अनसर्टेनिटी एडमिशंस को लेके ख़त्म हो गई है, अभी अवॉइड की गई है। यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो कंसर्न था लॉस ऑफ ऑटोनॉमी के लेके, उस पे रिलीफ मिला है। रेगुलेटर्स जैसे यूजीसी हैं, जुडिशियल स्क्रूटनी होगी उनके जो रेगुलेशंस हैं हमारे पास हायर एजुकेशन को लेके। पॉलिसी लैंडस्केप में आ गया, रीइंफोर्स किया है कि जितने भी एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं हमारे पास वो अलाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के साथ। फिर आ गया व्हाट टू वॉच गोइंग फॉरवर्ड। अब हमें आगे क्या देखना है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आगे जो है हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहला आ गया हमारे पास इसमें फाइनल एडजुडिकेशन क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेके इक्विटी रेगुलेशन 2026 की, हमें ये देखना चाहिए। दूसरा आ गया पॉसिबल मॉडिफिकेशन या फिर आ गया री नोटिफिकेशन आएगा, जो रेगुलेशंस हैं हमारे पास यूजीसी की कंसल्टेशन के बाद, स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन के बाद। तीसरा है यहाँ पे ब्रॉडर इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल रेगुलेशन वर्सेस जो स्टेट कंट्रोल है यहाँ पे हायर एजुकेशन पॉलिसी में। तो आगे हमें क्या देखना है इस जजमेंट को या इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए। पहला तो हमें फाइनल एडजुडिकेशन देखना है, क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है इक्विटी रेगुलेशन 2026 की। मॉडिफिकेशन या फिर री नोटिफिकेशन जो है रेगुलेशंस जो है यूजीसी के द्वारा, वो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद यूजीसी क्या बोलेगी, मॉडिफाई करेगी अपने रूल्स रेगुलेशंस को या फिर री नोटिफाई करेगी। यहाँ पे इम्प्लीकेशन देखना है सेंट्रल रेगुलेशन का वर्सेस जो स्टेट कंट्रोल है हमारे पास हायर एजुकेशन पॉलिसी में। तो यहाँ पे जो भी फैसला होगा वो देखा जाएगा कि कितना यूजीसी की पावर है यहाँ पे, कितना यहाँ पे सेंट्रल ये जो सेंट्रल रेगुलेशन है यूजीसी हमारे पास, और कितना जो यहाँ पे स्टेट का कंट्रोल है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर या फिर हायर एजुकेशन के ऊपर। सिग्निफिकेंस क्या है, ये मेजर डेवलपमेंट है इंडियन एजुकेशन लॉ में, और इसको जो है टेंशन जो है हमारे पास यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड्स की या इंस्टीट्यूशनल स्टेट ऑटोनॉमी की, वो देखना है हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, आपने देखा होगा अभी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी इसके जो मीम्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। लेकिन आपको जो है वो चीज़ें हटा के आपको जो लीगल पर्सपेक्टिव से देखना है कि प्रेजेंट में क्या ऑर्डर आया है, और उस ऑर्डर को जो है हमने फर्दर इंटरप्रेट किया है कि किस आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे ये ऑर्डर, स्टे ऑर्डर दिया है कोर्ट ने। आपको वो आर्ग्यूमेंट्स मैंने करवाए हैं, पटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग करवाई है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा स्टूडेंट पे, यूनिवर्सिटीज़ पे, रेगुलेटर के। फॉरवर्ड हमें क्या देखना है कि आगे क्या फैसला हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखनी है, मॉडिफिकेशन या रीनोटिफाई होगा, सेंट्रल रेगुलेशन वर्सेस स्टेट कंट्रोल में जो है किसको फेवर करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपना ऑर्डर इंटरप्रेट करके देखना है तो आपके लिए ये जो है परफेक्ट ऐसे टाइप आंसर है। हर एक पॉइंट इसमें कवर किया गया है। लीगल नॉलेज जो लोग रखते हैं उनके लिए, या फिर आप स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो उनके लिए जो है हर एक चीज़ को जो है की पॉइंट्स में मैंने जो है करवाने की कोशिश की है। इफ़ यू लाइक द फॉर्मेट तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर इफ़ यू डोंट लाइक द फॉर्मेट तो हम जो है जैसा कि पैराग्राफ वाइज होता है कि मेन चीज़ें क्या है वो भी करवा सकते हैं। सेकंड जो है हमारे पास वो है एंटी कन्वर्जन लॉ पिटीशंस को डेफर किया है, जो जनवरी में हमारे पास सेकंड टॉपिक है। बैकग्राउंड क्या है पिटीशंस का, सेवरल इंडियन स्टेट्स ने इनेक्ट किया है एंटी कन्वर्जन लॉ, जो एम करता है प्रोहिबिट करने में रिलीजियस कन्वर्जन्स को थ्रू फोर्स, फ्रॉड, अलॉरमेंट या इंड्यूसमेंट। ये लॉ टिपिकली इम्पोज करते हैं प्रायर इंटीमेशन या परमिशन रिक्वायरमेंट की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, क्रिमिनल पेनल्टीज अनलॉफुल कन्वर्जन्स के लिए, बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर्सन पे जो फैसिलिटेट करते हैं कन्वर्जन को। कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि ये जो प्रोविजंस है ये क्रिमिनलाइज करते हैं वॉलंटरी रिलीजियस चॉइस को। सेकंड पॉइंट है इसमें हमारे पास पटिशनर का ने क्या बोला है और नेचर क्या है इस चैलेंज का।
एक बैच जो है रिट पिटिशंस का वो फाइल किया गया है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेड किया गया है सिटीजन्स ऑफ जस्टिस एंड पीस सीजेपी के द्वारा और दूसरे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। ये पटिशंस चैलेंज करती हैं एंटी कन्वर्जन लॉज को जो इनेक्ट किए गए हैं मल्टीपल स्टेट्स के द्वारा, इंक्लूडिंग अमंग अदर्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड गुजरात। ये चैलेंज जो है हमारे पास ये पैन इंडिया है इन नेचर और रेज करता है कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटी कन्वर्जन लॉ पिटीशन की बैकग्राउंड क्या है, कि पिटीशन का जो है यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पे सेवरल इंडियन स्टेट्स जो हैं उन्होंने इनेक्ट किया है एक एंटी कन्वर्जन लॉ जो प्रोहिबिट करेगा कि आप अपना जो रिलीजन कन्वर्जन्स नहीं करेंगे। फोर्स, फ्रॉड, अलॉरमेंट या इंड्यूसमेंट, किसी ने आपको फोर्स करके चेंज करवाया है, कोई फ्रॉड करके जैसे शादी का झांसा देके या पैसे का झांसा देके, अलॉरमेंट आ गया है हमारे पास, आपको अल्योर किया गया है या इंड्यूस किया गया है कि कोई इंसान आपसे शादी कर लेगा अगर आप अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं। तो ये जो लॉज है ये इम्पोज करेंगे, क्या इम्पोज करेंगे या इनका बैकग्राउंड या ब्लूप्रिंट क्या है इनका, कि क्या क्या चीज़ें ये इम्पोज कर सकते हैं। इसमें पहला आ गया कि आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी अपना धर्म चेंज करने के लिए। दूसरा, आप पे जो है क्रिमिनल पेनल्टीज पड़ेंगी अगर आपने अनलॉफुल कन्वर्जन किया है। तीसरा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ होगा उस पर्सन पे जो फैसिलिटेट कर रहा है कन्वर्जन, मतलब जिसके धर्म में आप चेंज हो रहे हैं। अगर आगे जाके कोई गलत बात हो जाती है या आप कंप्लेन कर देते हैं कि मेरे को जो है रिलीजियस कन्वर्जन फोर्सफुली हुआ है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाले पर्सन पे होगा जिसका धर्म आपने चेंज किया है। जैसे अगर आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियनिटी में चेंज करते हैं, तो अगर आगे जाके आप जो है बोलते हैं एज ए हिंदू कि मुझे फोर्सफुली बोला गया है क्रिश्चियनिटी में चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे जो है बर्डन ऑफ प्रूफ इस क्रिश्चियन पर्सन पे होगा कि आप शो कीजिए कि आपने फोर्स नहीं किया है। फिर आ गया हमारे पास पिटीशंस और इनका नेचर क्या है चैलेंज का। तो यहाँ पे जो है रिट पिटीशंस फाइल की गई हैं पिटीशनर्स के द्वारा। पिटीशनर्स जो है आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटीशंस फाइल की गई हैं सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, जो हमारे पास कमिटी है और दूसरे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस की। यहाँ पे जो है बेसिकली चैलेंज किया है जो हमारे पास एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में और गुजरात में। ये चैलेंज जो है पैन इंडिया है नेचर में, रेज करता है एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है रिट पिटीशंस डाली गई हैं आर्टिकल 32 के अंदर सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के द्वारा और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। पिटीशनर ने चैलेंज किया है इन एंटी कन्वर्जन लॉज को जो इनेक्ट किए गए हैं मल्टीपल स्टेट्स जैसे कि यूपी, एमपी, उत्तराखंड, गुजरात ने किया है, तो इनको चैलेंज किया गया है। ये जो है कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस जो है इनके नेचर में है। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स रेज्ड, अब पिटीशनर्स ने कंटेंट किया है जो इम्पग्नेट जो लॉज हैं कि ये वायलेट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 25 को वायलेट करते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइज और जो राइट है फ्रीली प्रोफेस करना, प्रैक्टिस करना और प्रोपगेट करना किसी भी रिलीजन को। आर्टिकल 14 को जो है वायलेट करते हैं। आर्बिट्रेरी या फिर वेग प्रोविजन जो लीड करेंगे अनइक्वल एप्लीकेशन को। आर्टिकल 21 को वायलेट करते हैं। इंट्रूजन जो है पर्सनल लिबर्टी, प्रिवेसी और जो डिसीजनल ऑटोनॉमी है, मतलब आपकी अपनी मर्जी है अपने फैसले लेने की, उसको वायलेट करते हैं ये एंटी कन्वर्जन लॉज। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, शिफ्ट करके जो बर्डन ऑफ प्रूफ है अक्यूज्ड पे, तो यहाँ पे इसको जो है वायलेट किया गया है कि यहाँ पे मोस्टली जो जहाँ पे आपकी क्रिमिनल पेनल्टी होती है वहाँ पे इनोसेंस को प्रिज्यूम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को वायलेट किया गया है। फेडरल प्रिंसिपल्स, ड्यू टू इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स स्टेट्स के बीच में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो क्योंकि सिर्फ कुछ स्टेट्स ने एंटी कन्वर्जन लगाया है तो यहाँ पे जो है इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं स्टेट्स के अक्रॉस फंडामेंटल राइट्स पे। फोर्थ पॉइंट है की आर्ग्यूमेंट्स क्या है यहाँ पे पिटीशनर्स के। वॉलंटरी, अगर रिलीजियस कन्वर्जन एक मैटर है इंडिविजुअल कंसाइंस का और ये जो है क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब हर एक पर्सन की अपनी मर्जी है वो किस रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहता है, इस चीज़ को क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता।
प्रायर नोटिस और जो परमिशन रिक्वायर्ड है उसका एक चिलिंग इफेक्ट है, एक्सरसाइज जो फंडामेंटल राइट है आपका उस पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है इस चीज़ का। जो लॉ है वो इनेबल करता है हरासमेंट, विजिलेंटिज्म और मिसयूज अथॉरिटीज़ के द्वारा या प्राइवेट एक्टर्स के द्वारा, तो इस चीज़ का मिसयूज भी हो सकता है। टर्म्स जैसे कि अलॉरमेंट और इंड्यूसमेंट ये ओवर ब्रॉड है और ये वेग है, मतलब किसी भी चीज़ को आप इंड्यूसमेंट बता सकते हैं, किसी भी चीज़ को अलॉरमेंट बता सकते हैं, तो ये क्लैरिफाई नहीं किए गए हैं, ये ओवर ब्रॉड है और वेग है। पोजीशन क्या है स्टेट्स की? स्टेट्स डिफेंड करते हैं लॉज को एज मेजर्स टू प्रिवेंट करने के लिए कोर्सिव या फिर फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन्स, मेंटेन करने के लिए पब्लिक ऑर्डर्स, एक रिकॉग्नाइज्ड रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 25। ये आर्ग्यू किया गया है कि जो लॉज है वो रेगुलेट करते हैं जो मीन्स है कन्वर्जन का, नॉट जो राइट है बिलीव करने का खुद में। तो ये स्टेट्स ने क्या बोला है? स्टेट्स ने बोला हम प्रिवेंट करेंगे जो फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये लॉ रेगुलेट करेगा मीन्स ऑफ कन्वर्जन को, ना कि राइट टू बिलीव खुद को इटसेल्फ, मतलब राइट टू बिलीव को नहीं करेगा, मीन्स जो है कन्वर्ट करने के सिर्फ उसको रेगुलेट करेगा। एक्सक्यूज मी। इसमें आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि पिटिशनर्स ने जो है लीगल हमारे पास जो लैंग्वेज है उसमें क्या बोला है कि हमारे पास जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं ये किन किन जो आर्टिकल्स को, प्रोविजंस को या फिर नेचुरल जो जस्टिस है उसके किन प्रिंसिपल्स को ये जो है वायलेट करता है। पहला है ये वायलेट करता है हमारे पास आर्टिकल 25 को। आर्टिकल 25 को अगर हम देखें तो राइट टू रिलीजन है हमारा, कि राइट टू को आपके पास राइट है, आपके पास फ्रीडम है किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, उसको वायलेट करता है। दूसरा आ गया हमारे पास आर्टिकल 14 कि बहुत ही आर्बिट्रेरी और वेग प्रोविजन जो अनईक्वल एप्लीकेशन करेंगे, अनईक्वल एप्लीकेशन, तो राइट टू इक्वालिटी को यहाँ पे चैलेंज वायलेट करता है ये। फिर आ गया हमारे पास राइट टू 21 जो कि हमारे पास पर्सनल लिबर्टी है, प्रिवेसी है और अपने डिसीजंस लेने की आपकी जो अपनी क्षमता है, तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को ये जो है वायलेट करेगा कि आपके पास वो फ्रीडम नहीं है कि आप अपने फैसले खुद ले सकें। फोर्थ आ गया हमारे पास यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है किसी भी क्रिमिनल पेनल्टी में, या क्रिमिनल जो लॉ होता है हमारे पास उसमें प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है अक्यूज्ड का, कि अक्यूज्ड जो है इनोसेंट है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है दूसरी पार्टी पे होता है, लेकिन यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है अक्यूज्ड पे डाला है, तो यहाँ पे जो है अक्यूज्ड पे अगर ये चीज़ डाल दी गई है तो यहाँ पे जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है उसको वायलेट किया गया है। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास फेडरल प्रिंसिपल्स, इनकंसिस्टेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं अक्रॉस स्टेट्स, तो फेडरल आ गया हमारे पास। फेडरल का क्या मतलब होता है कि हर एक स्टेट में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, लेकिन कुछ स्टेट्स ने ये जो एंटी कन्वर्जन लॉ लाया है इसमें, तो स्टेट्स के अक्रॉस जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे इनकंसिस्टेंसी आ गई है, तो ये फेडरल प्रिंसिपल को भी वायलेट करता है। तो यहाँ पे पटिशनर्स ने आर्ग्यू किया है कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है वो वायलेट करता है आर्टिकल 25 को, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, आर्टिकल 14 को अनइक्वल एप्लीकेशन है तो राइट टू इक्वालिटी को भी ये जो है वायलेट करता है। आर्टिकल 21 आ गया, इसमें हमारे पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आपकी जो पर्सनल यहाँ पे लिबर्टी है, आपकी जो प्रिवेसी है और आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको ये वायलेट कर रहा है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है क्रिमिनल लॉ में, अगर क्रिमिनल पेनल्टी होती है, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पे डाल के यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के प्रिंसिपल को भी वायलेट किया गया है, फेडरल प्रिंसिपल को वायलेट किया गया है। डिफरेंट स्टेट्स में ये जो है डिफरेंट एंटी करप्शन लॉज, एंटी कन्वर्जन लॉज लाए गए हैं, जिसकी वजह से कुछ स्टेट्स में ये फंडामेंटल राइट प्रैक्टिस करना इजी नहीं है और कुछ स्टेट्स में है, तो यहाँ पे फेडरल डिफरेंस आ जाता है। फिर आ गया इसमें हमारे पास की आर्ग्यूमेंट्स क्या है यहाँ पे पटिशनर के, यही कर लेते हैं। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास यहाँ पे की आर्ग्यूमेंट्स क्या है, तो ये हमारे हो गए प्रोविजंस जो इन्वॉल्व हैं। फिर आ गया हमारे पास की आर्ग्यूमेंट्स क्या है यहाँ पे पटिशनर के। पहला है हमारे पास कि जो वॉलंटरली, अगर आप वॉलंटरली अपना रिलीजन कन्वर्ट करते हैं, ये आपका जो है इंडिविजुअल कंसाइंस है, इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता है। दूसरा आ गया जो प्रायर आपने बोला है कि प्रायर परमिशन लेनी है, तो ये जो है हमारे पास इसका चिलिंग इफेक्ट होगा हमारे फंडामेंटल राइट्स पे।
तीसरा बोला गया है कि ये जो लॉ है ये हरासमेंट, विजिलेंटिज्म और मिसयूज़ कर सकता है, किया जा सकता है अथॉरिटीज़ के द्वारा और जो प्राइवेट एक्टर्स हैं उनके द्वारा। फोर्थ आ गया जो टर्म्स यूज़ की गई हैं जैसे कि अल्योरमेंट, और फिर आ गया हमारे पास इंड्यूसमेंट। ये जो है बहुत ही ओवरबोर्ड और वेग टर्म्स हैं, इनको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया कि कौन कौन सी चीज़ें अल्योरमेंट में आएगी और कौन कौन सी चीज़ें या फिर जो कंडक्ट है वो इंड्यूसमेंट में आएगा। इसमें आ गया हमारे पास अगेन की आर्ग्यूमेंट्स क्या है। वॉलंटरली रिलीजन कन्वर्ट करना ये आपका इंडिविजुअल कंसाइंस है, इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता। प्रायर परमिशन जो लेनी पड़ेगी आपको, उसका चिलिंग इफेक्ट होगा फंडामेंटल राइट्स पे। ये लॉ इनेबल करेगा हरासमेंट, विजिलेंटिज्म या मिसयूज अथॉरिटीज़ के द्वारा या फिर प्राइवेट एक्टर्स के द्वारा, तो यहाँ पे मिसयूज़ किया जा सकता है इसका। उसके बाद जो अल्योरमेंट और इंड्यूसमेंट जैसी टर्म्स है वो ओवरबोर्ड और वेग है, तो इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कौन से कंडक्ट को आप बोलेंगे कि यहाँ पे इंड्यूस किया गया है इस पर्सन को चेंज करने के लिए। फॉर इंस्टेंस रिलीजन अगर आप चेंज करके शादी करते हैं तो ये इंड्यूसमेंट में आएगा या नहीं आएगा, या आउट ऑफ लव किया गया है, तो ये चीज़ें बहुत ही वेग है। फिफ्थ जो पॉइंट डिस्कस किया गया है इसमें वो है पोजीशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट ने जो है कैसे डिफेंड किया है खुद को कि वो क्यों लेके आए हैं एंटी कन्वर्शन लॉज। स्टेट ने बोला है कि ये जो लॉज हैं ये मेजर्स हैं, ये मेजर हैं क्या करने के लिए। पहला है हमारे पास प्रिवेंट करने के लिए जो फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन्स हैं या फिर जो कॉर्सिव कन्वर्जन्स हैं जो ज़बरदस्ती करवाए गए हैं। मेंटेन करने के लिए पब्लिक ऑर्डर, एक रिकग्नाइज्ड यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 25 में कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप जो है अगेंस्ट जो है 25 जा सकते हैं, तो वहाँ पे इसका डिफेंस लिया गया है। दूसरा है कि ये आर्ग्यू किया गया है कि ये लॉज जो हैं ये रेगुलेट करेंगे मीन्स ऑफ कन्वर्जन को, कि किस तरीके से या किस इंटेंशन के लिए कन्वर्ट किया जाएगा, नॉट जो हमारे पास राइट टू बिलीव है इटसेल्फ। तो राइट टू बिलीव को ये जो है हमारे पास रेगुलेट नहीं करेगा, जो मीन्स है कन्वर्जन का ये उसको जो है रेगुलेट करेगा। तो स्टेट ने अपने डिफेंस में क्या बोला है, स्टेट ने बोला है ये जो मेजर है, ये जो लॉ है ये एज मेजर यूज़ किया गया है प्रिवेंट करने के लिए कॉर्सिव या फिर फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन्स, किसी का ज़बरदस्ती या फ्रॉडली तरीके से कन्वर्ट किया गया है उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए। मेंटेन करने के लिए पब्लिक ऑर्डर जो एक रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास आर्टिकल 25 में, तो ये जो है वायलेशन नहीं है आर्टिकल 25 का, बेसिकली उन्होंने बोला है। फिर बोला है कि ये जो लॉज हैं ये रेगुलेट करेंगे जो मीन्स है कन्वर्जन का, कि किस इंटेंशन के लिए आप अपना जो लॉ है जो रिलीजन है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। ये राइट टू बिलीव जो है हमारा ये इसको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये जो है हमारे पास स्टेट का है, तो ये हमारे पास जो है डिफेंस है। यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स थे ये पटिशनर साइड के आर्ग्यूमेंट्स थे, और जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन था, मतलब प्रिंसिपल्स का वायलेशन था पटिशनर की तरफ से जो बोला गया है वो है ये हमारे पास। अब जनरली एज लॉ स्टूडेंट्स या फिर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप कोई भी क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पोस्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या फिर कोई भी जनरल जीके का या बायसनेस चल रही है कहीं पे भी किसी भी चैनल पे, उससे इन्फ्लुएंस होकर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, तो लॉ में जो है आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जब भी आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा किसी भी इंटरव्यू में, आपको ऑब्वियसली आप प्री और मेंस क्लियर करने के बाद आपको बहुत बड़ा पोर्शन होता है इंटरव्यू का। हरियाणा जैसे स्टेट में 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, पंजाब में आई थिंक 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो इतना जो मार्जिन होता है आपका किसी भी जो जुडिशरी एग्ज़ाम्स का वो सिर्फ इंटरव्यू का होता है। अगर वहाँ पे आपको कोई भी टॉपिक दिया गया है, जैसे आपका एंटी कन्वर्जन लॉ ये वाला ही टॉपिक आपको दिया गया है, तो वो आपसे वहाँ पे आपके कोई बायस ओपिनियन नहीं सुनना चाहते हैं, वो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं। तो कभी भी आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा तो सबसे पहले आप थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताएंगे कि ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट की गई हैं, फिर आप जो है बताएंगे जैसे यहाँ पे पटिशनर का पॉइंट ऑफ व्यू आया है कि ये वॉयलेट कर रहा है इन जो है हमारे पास प्रोविजंस को या फिर जो है प्रिंसिपल्स को। इससे एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपकी जो लीगल नॉलेज है वो सही है।
फिर आप पटिशनर साइड के आर्ग्यूमेंट्स बताएंगे एडवांटेजेस में या डिसएडवांटेजेस में कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे हमारा राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है हमारा, उसको वो करेगा। फिर उसके बाद हरासमेंट हो सकती है, वेग टर्म्स भी हैं, अफेक्ट करेगा फंडामेंटल राइट्स को। उसके बाद आप जो डिफेंस के पॉइंट्स है कि ये मेजर है प्रोटेक्ट करने के लिए, जो फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मीन्स ऑफ कन्वर्जन है, राइट टू बिलीफ इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद जो है आप एक बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि इसके एडवांटेजेस भी हैं, इसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर वहाँ पे आप जाके बहुत ही अग्रेसिवली अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो वहाँ पे जो है एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप जो है एक ब्रॉड माइंडसेट वाले पर्सन नहीं है और आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो बहुत ही बायस्ड हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको कम मार्क्स दे, क्योंकि उनको लगेगा कि कोई भी आपके पास केस होगा तो आप ऑलरेडी एक प्रेजुडिस फॉर्म करेंगे किसी टाइप के रिलीजन के अगेंस्ट या किसी भी टाइप के पर्सन के अगेंस्ट। तो आपको एक ओपन माइंड रख के लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको डिस्कस करने हैं किसी भी टॉपिक में। अगर आप जुडिशरी से रिलेटेड या आप कोई भी लॉ एग्जाम से रिलेटेड इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो आपका लॉ की नॉलेज ज़्यादा देखना चाहते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और उसके बाद अगर आपको देना ही है तो आप बहुत ही बैलेंस्ड सा आंसर देंगे कि हाँ ये इसके एडवांटेजेस भी हैं लेकिन इसके ये डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच करके जो है ये लॉज जो है फॉर्म करने हैं। तो आपको वहाँ पे डिप्लोमेटिक आंसर के आपको काफ़ी मार्क्स मिलते हैं। फिर आ गया हमारे पास जो प्रोसीडिंग्स हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने डेफर किए हैं जो सब्सटेंटिव हियरिंग्स हैं बैच ऑफ पिटिशंस के। पास नहीं किया है कोई भी फाइनल या इंटरिम ऑर्डर मेरिट्स पे जो चैलेंज की मेरिट्स हैं। इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्लीज जो है स्टे करने के लिए ऑपरेशन ऑफ द रोज वो अभी तक पेंडिंग है। इफेक्ट क्या होगा डेफरल का, जो हमारे पास इम्पग्नेट जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं वो कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स, वो कंटिन्यू रहेंगी। कोई भी ब्लैंकेट प्रोटेक्शन जो है वो भी ग्रांट नहीं की गई है अरेस्ट या प्रोसिक्यूशंस जो है इन स्टैट्यूट्स के अंडर। तो कोई भी डेफरल प्रोलॉन्ग करता है लीगल अनसर्टेनिटी इंडिविजुअल्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो अफेक्ट की जाती है लॉ के द्वारा। की जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अवेट करते हैं डिसीजन को, स्कोप जो है हमारे पास राइट टू प्रोपगेट रिलीजन अंडर आर्टिकल 25, लिमिट जो है स्टेट रेगुलेशन के ओवर पर्सनल बिलीफ और चॉइस, वैलिडिटी जो है क्रिमिनल लॉ मैकेनिज्म की गवर्न करना इंटीमेट और वॉलंटरी डिसीजंस को, बैलेंस करना यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर और इंडिविजुअल लिबर्टी को। तो यहाँ पे जो है बेसिकली डेफर की गई है। तो 6 पॉइंट में हम देखेंगे कि प्रोसीडिंग्स जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने वहाँ पे क्या बोला गया है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास डेफर कर दी गई हैं जो भी हमारी हियरिंग्स हैं। सेकंड है, इसका मतलब है कोई भी ऑर्डर जो है वो पास नहीं किया गया है, ना ही फाइनल ऑर्डर ना ही इंटरिम ऑर्डर। तीसरा आ गया, कोई भी इंटरिम जो एप्लीकेशंस हैं, इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशंस हैं वो अभी भी जो है पेंडिंग होंगी सुप्रीम कोर्ट में। तो डेफर कर दिया गया है, कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया गया है अभी इस चीज़ पे फाइनल, या फिर आ गया हमारे पास इंटरिम रिलीफ जो है एप्लीकेशंस वो अभी तक पेंडिंग होंगी सुप्रीम कोर्ट में। 7th आ गया इसमें हमारे पास इफ़ेक्ट क्या होगा इस डेफरल का, ये जो लॉज हैं हमारे पास ये इन्फोर्स रहेंगे तो अभी भी ये जो है लागू होंगे। कोई भी जो है ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, कोई भी ब्लैंकेट प्रोटेक्शन जो है नहीं दी जाएगी अरेस्ट या फिर प्रोसिक्यूशंस के अगेंस्ट। तो किसी के अगेंस्ट केस फाइल हुआ है तो वो कंटिन्यू किया जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जो डेफरल है ये प्रोलॉन्ग करेगा अनसर्टेनिटी जो है हमारे पास इंडिविजुअल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो अफेक्ट की गई हैं इन लॉज के द्वारा। तो क्योंकि डेफरल हुआ है तो लॉज जो है वो फोर्स में रहेंगे, कोई ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं है अरेस्ट के अगेंस्ट, प्रोसिक्यूशंस के अगेंस्ट। जो हमारे पास डेफरल है वो प्रोलॉन्ग करेगा जो कोई भी लीगल अनसर्टेनिटी इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो इससे अफेक्ट होती है। तो हमें आगे क्या देखना है कि कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें मिलेगा जब इसकी जजमेंट आएगी। पहला जो है हमारे पास क्या जो है यहाँ पे स्कोप होगा हमारे पास आर्टिकल 25 का, जहाँ पे हमें दिया गया है राइट टू प्रोपगेट रिलीजन। तो इसका कितना स्कोप होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या यहाँ पे जजमेंट देगी वो हमें देखना है। दूसरा है कि इसमें बताया जाएगा कि कितनी जो है स्टेट रेगुलेशंस की पावर है हमारे जो पर्सनल बिलीव्स हैं किसी पर्सन के, प्लस उसकी जो चॉइस है उसके ऊपर।
तीसरा आ गया यहाँ पे वैलिडिटी जो है क्रिमिनल जो लॉ की मैकेनिज्म्स के गवर्निंग जो वॉलंटरी डिसीजंस जो हैं आपके अपनी लाइफ को लेके, वहाँ पे जो है वैलिडिटी कितनी है क्रिमिनल लॉज की। फोर्थ आ गया यहाँ पे बैलेंस किया जाएगा जो पब्लिक ऑर्डर को और इंडिविजुअल लिबर्टी को। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस के आंसर का हम वेट कर रहे हैं। सबसे पहले स्कोप क्या होगा आर्टिकल 25 का, जो हमें राइट देता है प्रोपगेट करने के लिए किसी भी रिलीजन को। यहाँ पे स्टेट की कितनी पावर होगी, पर्सनल जो बिलीव्स हैं और चॉइस है। फिर आगे आपके कोई भी वॉलंटरी या इंटीमेट डिसीजंस हैं उन पे जो क्रिमिनल लॉ की कितनी वैलिडिटी होगी। बैलेंस करेंगे जो हमारे पास पब्लिक ऑर्डर है इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट पे भी एक आई थिंक यहाँ पे प्रेशर होगा कि उनको एक बैलेंसिंग अप्रोच रखना है। अगर कहीं पे किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर इस चीज़ का फ्रॉडुलेंट तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है तो वहाँ पे भी जो है उन चीज़ों को रोकने के लिए, प्लस आपकी जो इंडिविजुअल चॉइस है कि आप कोई भी रिलीजन अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इन दोनों चीज़ों का एक बैलेंसिंग जो डिसीजन है उसका हम वेट कर रहे हैं। फिर आ गया 9th हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ द डेवलपमेंट। जो केस है रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंडिंग चैलेंजेस रिलीजियस फ्रीडम पे कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट का जो इवेंचुअल रूलिंग है उसका एक फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस होगा पर्सनल लिबर्टी और ऑटोनॉमी पे, माइनॉरिटी राइट्स पे, एक्सटेंट जो है स्टेट कंट्रोल ओवर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। करंट स्टेटस क्या है इसका, मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशंस अभी उनको एडजज करना है, एडजुडिकेट करना है। फाइनल हियरिंग एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो शेप करेगी जो फ्यूचर है एंटी कन्वर्जन ज्यूरिस्प्रूडेंस का इंडिया में। तो 9th आ गया इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है इस डेवलपमेंट का। जो केस है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास जो चैलेंजेस है रिलीजियस फ्रीडम की उसको, जो पेंडिंग चैलेंजेस है रिलीजियस फ्रीडम पे उसको। सेकंड आ गया सुप्रीम कोर्ट इवेंचुअल रूलिंग जो है उसका इम्पैक्ट किस पे होगा, इम्प्लीकेशन किस पे होगा, पब्लिक लिबर्टी और ऑटोनॉमी पे, माइनॉरिटी के राइट्स पे, एक्सटेंट जो है स्टेट का क्या कंट्रोल होगा रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे उस पे। करंट स्टेटस क्या है इसमें हमारे पास, करंट स्टेटस है कि मैटर जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशंस वो भी अभी पेंडिंग है, एडजुडिकेट करनी है। फाइनल हियरिंग जो है वो फ्यूचर बताएगी यहाँ पे एंटी कन्वर्जन जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है इंडिया में। तो सिग्निफिकेंस है डेवलपमेंट का, जितने भी हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम को चैलेंज, जितने भी चैलेंजेस हैं उनके बारे में एक फैसला देगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के इम्प्लीकेशंस होंगे पर्सनल लिबर्टी पे, ऑटोनॉमी पे, माइनॉरिटी राइट्स पे, स्टेट का कितना कंट्रोल होगा रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे। करंट स्टेटस है मैटर पेंडिंग है, जो इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशंस है वो भी येट टू बी एडजुडिकेटेड, वो भी पेंडिंग है। फाइनल हियरिंग फ्यूचर तय करेगी एंटी कन्वर्जन ज्यूरिस्प्रूडेंस का इंडिया में। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइज ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। एचटी मीडिया लिमिटेड वर्सेस जीएसटी कमिश्नर जनवरी 2026 टैक्स एंड फिस्कल पॉलिसी डेवलपमेंट। ये है हमारे पास बैकग्राउंड क्या है इस डिस्प्यूट का। जब इंट्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी 2017 में बिजनेसेस को परमिट किया गया था कि वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट प्री जीएसटी रजीम जो थ्रू ट्रांजिशनल प्रोविजंस। जो ट्रांजिशन है वो गवर्न किया जाएगा प्राइमरीली बाय सेक्शन 140 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 और जो रिलेटेड रूल्स हैं इंक्लूडिंग प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स सच एज फाइलिंग स्टैट्यूटरी फॉर्म्स विद इन जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम लाइन्स हैं। सेवरल टैक्स पेयर इंक्लूडिंग एचटी मीडिया लिमिटेड फेस किया डिनाइल ऑफ ट्रांजैक्शनल आईटीसी ड्यू टू प्रोसीजरल लैप्सेस, टेक्निकल ग्लिचेस और डिलेड फाइलिंग्स। फैक्ट्स क्या हैं केस के। एचटी मीडिया लिमिटेड एक लार्ज मीडिया कंपनी है, क्लेम किया ट्रांजिशनल आईटीसी रिलेटिंग जो टैक्सेस पेड हैं अंडर अर्स्टवाइल इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम। टैक्स अथॉरिटीज ने डिनाई किया क्लेम इस ग्राउंड पे कि यहाँ पे नॉन कंप्लाइंस हुआ है प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट का, पर्टिकुलरली टाइमलाइंस और डॉक्यूमेंटेशन में। डिस्प्यूट इवेंचुअली पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और रेज किए ब्रॉडर क्वेश्चंस अफेक्टिंग जो न्यूमरस जीएसटी एक्सेसीज है। तो ये जो है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है जो ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट है जीएसटी के अंदर। ये केस है हमारे पास एचटी मीडिया लिमिटेड वर्सेस जीएसटी कमिश्नर
तो इनमें आप में से कोई अगर जीएसटी लॉयर वगैरह है तो आप लोगों के लिए ये सब जो रीसेंट केसेस हैं इस तरीके के वो इम्पॉर्टेंट है। पहला है हमारे पास बैकग्राउंड क्या है इस डिस्प्यूट का। इसमें आ गया हमारे पास जब जीएसटी हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई थी 2017 में, बिजनेसेस को परमिट किया गया था कि वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो प्री जीएसटी रजीम है ट्रांजिशनल प्रोविजंस के तहत। तो जो प्री जीएसटी रजीम था वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो अपने बिजनेसेस हैं ट्रांजिशनल प्रोविजंस के थ्रू। ये जो प्रोविजंस हैं यहाँ पे जो ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं ये गवर्न किए जाते थे सेक्शन 140 जो है हमारे पास CGST एक्ट जो है 2017 का उससे, और इससे रिलेटेड जितने भी इंक्लूड करेगा ये हमारे पास प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, फाइलिंग क्या होगी, कितने टाइमलाइंस होंगी, ये सब। अब इसमें सेवरल टैक्स पेयर्स जिसमें HT मीडिया भी इंक्लूडेड है वो जो है उन्होंने फेस किया जो डिनाइल है हमारे पास ऑफ ट्रांजिशनल IT का, ट्रांजिशनल ITC का ड्यू टू प्रोसीजरल लैप्स है, टेक्निकल ग्लिचेस हैं या फिर डिलेड फाइलिंग की वजह से। तो बैकग्राउंड में आ गया जब GST रूल्स को फॉर्म किया गया था तो बिजनेसेस को परमिट किया गया था कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो एलिजिबल हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है प्री जीएसटी रजीम के हिसाब से थ्रू ट्रांजिशनल प्रोविजंस। ये ट्रांजिशन जो है ये पहले गवर्न किया जाता था सेक्शन 140 ऑफ CGST 2017। जितने भी प्रोसीजर के रूल्स हैं, फाइलिंग्स हैं, वो सब इसी से गवर्न की जाती थी। कुछ टैक्स पेयर्स जो इंक्लूड करता है HT मीडिया को भी, इन्हें जो है फेस करना पड़ा डिनाइल जो है ट्रांजिशनल ITC का प्रोसीजर लैप्स की वजह से, टेक्निकल ग्लिचेस या डिलेड फाइलिंग की वजह से। अब फैक्ट्स क्या है यहाँ पे हमारे पास केस के। यहाँ पे हमारे पास जो HT मीडिया लिमिटेड है जो कि एक लार्ज मीडिया कंपनी है उसने क्लेम किया है हमारे पास ट्रांजिशनल ITC जो रिलेटिंग टू टैक्स पेड है अंडर अर्स्टवाइल इनडायरेक्ट टैक्स रजीम। तो उन्होंने क्लेम किया है ट्रांजिशनल ITC टैक्स जो पेड है उनसे रिलेटेड इनडायरेक्ट टैक्स रजीम के अंडर। यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने डिनाई किया है क्लेम को कि यहाँ पे जो है नॉन कंप्लाइंस हुआ है जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं उनका। तो यहाँ पे ये डिस्प्यूट जो है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है। तो यहाँ पे HT मीडिया बोलती है उन्होंने क्लेम किया है यहाँ पे ट्रांजिशनल ITC टैक्सेस से रिलेटेड जो पे किए गए हैं, और यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने बोला है कि यहाँ पे नॉन कंप्लाइंस हुआ है प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स का। तो यहाँ पे फर्दर सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर गया है। इश्यूज क्या है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वेदर ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट एक वेस्टेड राइट है और एक कंसेशन सब्जेक्ट है स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस को लेके, वेदर प्रोसीजर लैप्सेस जस्टिफाई कर सकते हैं कंप्लीट डिनाइल ऑफ सब्सटेंटिव जो टैक्स बेनिफिट्स हैं, कैसे ट्रांजिशनल जो प्रोविजंस जो है इंटरप्रेट किए जाने चाहिए लाइट में GST ऑब्जेक्टिव के, सीमलेस क्रेडिट के। कंटेंशंस क्या है असेस का, ट्रांजिशनल ITC रिप्रेजेंट करता है एक सब्सटेंटिव राइट जो अक्रू किया जाता है प्रीवियस टैक्स रिजीम में। डिनाइल जो है क्रेडिट का टेक्निकल या प्रोसीजरल डिफेक्ट पे वो आर्बिट्रेरी है और डिसप्रोपोर्शनेट है। GST एम करता है अवॉइड करने के लिए कैस्केडिंग जो है टैक्सेस का, और डिनाइल डिफीट्स जो कोर ऑब्जेक्टिव है टैक्स न्यूट्रलिटी का। कंटेंशंस जो है रेवेन्यू का, ट्रांजिशनल क्रेडिट गवर्न किया जाता है स्ट्रिक्टली बाय स्टैट्यूट और रूल्स। कंप्लाइंस जो है प्रिस्क्राइब फॉर्म्स के साथ और टाइमलाइंस के साथ वो मैंडेटरी है, वो ऑप्शनल नहीं है। अलाउ करना रिलैक्स स्टैंडर्ड्स को वो अंडरमाइन करेगा फिस्कल डिसिप्लिन और रेवेन्यू सर्टेनिटी को। तो यहाँ पे जो लोग अवेयर नहीं है GST या टैक्स लॉज को लेके उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा समझना चीज़ों को, लेकिन ऊपर से भी आप थोड़ा बहुत समझेंगे तो आपको मोटा मोटा समझ आ जाएगा। जो लोग टैक्स लॉज में डील करते हैं उनको अच्छे से समझ आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है इश्यूज क्या है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहला है हमारे पास क्या जो ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो एक वेस्टेड राइट है या फिर वो एक कंसेशन है कि वो तभी मिलेगा जब स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस होगा रूल्स का। सेकंड आ गया वेदर कोई प्रोसीजरल लैप्स हुआ है वो जस्टिफाई कर सकता है कि कंप्लीट डिनाइल किया जाएगा जो टैक्स बेनिफिट्स हैं उनको। तीसरा आ गया कैसे ट्रांजिशनल प्रोविजंस इंटरप्रेट किए जाएंगे, ट्रांजिशनल प्रोविजंस इंटरप्रेट किए जाएंगे GST ऑब्जेक्टिव की लाइट में सीमलेस क्रेडिट को लेके।
तो इश्यूज क्या हैं? सबसे पहला इशू है कि जो ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये जो टर्म है, क्या ये एक वेस्टेड राइट है या फिर एक सिर्फ कंसेशन है जो तभी मिलेगा आपको अगर आप स्ट्रिक्ट एम्प्लायंस करते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई प्रोसीजर लैप्स हो गया है तो क्या ये जस्टिफाइड है कि आप कंप्लीट डिनाइल करेंगे कि टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेंगे क्योंकि आपका प्रोसीजर लैप्स है। तीसरा है हमारे पास कि कैसे ट्रांजिशनल प्रोविजंस इंटरप्रेट किए जाएंगे जीएसटी ऑब्जेक्टिव की लाइट में। फिर आ गया इसमें हमारे पास फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे कंटेंशंस क्या है असेसीज के मतलब जो हमारी मीडिया कंपनी है असेसी, उसके क्या कंटेंशंस, उन्होंने क्या आर्ग्यू किया है। पहला उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो ट्रांजिशनल इनकम टैक्स क्रेडिट है वो एक सब्सटेंटिव राइट है, वो एक सब्सटेंटिव राइट है जो अक्रू करता है जो हमारे पास प्रीवियस टैक्स रजीम है उसके अंडर। दूसरा आ गया डिनाई करना जो क्रेडिट है टेक्निकल या प्रोसीजरल डिफेक्ट पे, ये वो एकदम आर्बिट्रेरी है और डिसप्रोपोर्शनेट है। तीसरा है कि जीएसटी एम करता है कि वो अवॉइड करे कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस और जो डिनाइल डिफीट्स हैं जो कोर ऑब्जेक्टिव है टैक्स न्यूट्रलिटी का, अवॉइड करना कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस और जो डिनाइल डिफीट्स हैं, डिनाइल डिफीट्स द कोर ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे हमारे पास टैक्स न्यूट्रलिटी का। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से क्या हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स आए हैं या क्या उनके कंटेंशन से, क्या उनके फेवरेबल पॉइंट्स हैं। उन्होंने बोला है कि जो ट्रांजिशनल आईटीसी है वो हमारा एक सब्सटेंटिव राइट है जो अक्रू करता है अंडर प्रीवियस टैक्स रजीम। डिनाई करना क्रेडिट को टेक्निकल या प्रोसीजरल डिफेक्ट पे वो आर्बिट्रेरी है और डिसप्रोपोर्शनेट है। जीएसटी एम करता है कि वो अवॉइड करे कैस्केडिंग जो है टैक्सेस की, और डिनाइल जो डिफीट्स हैं, ये डिनाई करता है जो डिफीट्स हैं कोर ऑब्जेक्टिव जो है टैक्स न्यूट्रलिटी उसको। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ आ गया, यहाँ पे कंटेंशंस क्या है रेवेन्यू के। तो यहाँ पे जो है अथॉरिटीज़ हैं, अब उनके कंटेंशंस हम सुनेंगे। पहला उन्होंने बोला है कि जो ट्रांजिशनल क्रेडिट है वो गवर्न किया जाता है स्ट्रिक्टली स्टैट्यूट के द्वारा एंड रूल्स के द्वारा। सेकेंड आ गया हमारे पास जो कंप्लाइंस है टाइमलाइंस का या फिर फॉर्म्स का, वो मैंडेटरी है, वो ऑप्शनल नहीं है। तीसरा आ गया अलाउ करना कोई भी रिलैक्स स्टैंडर्ड्स वो अंडरमाइन करेगा जो उनका फिक्सल डिसिप्लिन है और रेवेन्यू सर्टेनिटी को। जो रेवेन्यू के 3 पॉइंट्स आए हैं वो है हमारे पास कि जो ट्रांजिशनल क्रेडिट है जिसको इन्होंने सब्सटेंटिव राइट बोला है, उनको इन्होंने बोला है कि वो स्ट्रिक्टली स्टैट्यूट से और रूल से गवर्न किए जाएंगे। दूसरा उन्होंने बोला है, जैसे हमारे जो कंटेंशंस हैं, कि यहाँ पे टेक्निकल और प्रोसीजरल डिफेक्ट के डिनाइल जो है वो आर्बिट्रेरी है। यहाँ पे बोला है कि कंप्लाइंस करना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। तीसरा इन्होंने बोला है अगर अलाउ किए गए हैं रिलैक्स स्टैंडर्ड्स वो अंडरमाइन करेंगे उनका जो फिस्कल डिसिप्लिन है और रेवेन्यू सर्टेनिटी को। अब अगर आप एज एन एडवोकेट देखेंगे या लीगल स्टूडेंट देखेंगे या जुडिशरी एस्पिरेंट देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे इशू में हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, 1, 2, 3 आपके जो है 3 इशू फॉर्म किए जाएंगे। ये आपको हेल्प करेगा अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, कोई भी जजमेंट या फिर कोई भी न्यूज़ जो आ रही है मेंस आंसर राइटिंग में और क्लैरिफाई करने में आपके जैसे 3 इश्यूज यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। तो पार्टी 1 वो उनके क्या कंटेंशंस है, फर्स्ट पॉइंट का क्या कंटेंशन है, उनका अपना कंटेंशन होगा, सेकंड का और थर्ड का। उसके बाद जो डिफेंस में पार्टी आएगी वो इस चीज़ को पूरे तरीके से डिनाई करके रीज़न देगी, इसको डिनाई करके रीज़न देगी, इसको डिनाई करके रीज़न देगी। जो नेक्स्ट चीज़ आती है जो सुप्रीम कोर्ट का काम है या जो आपका काम होगा एज मजिस्ट्रेट से आप जिस भी पोस्ट तक जाते हैं, आपका जो काम होगा इन कंटेंशंस को सुनना और इंटरप्रेट करना लॉ को, इसके हिसाब से आप इसके लिए जो है हम इसको सपोर्ट करते हैं, जैसे हम केस लॉ से सपोर्ट करते हैं। कोई भी हमारे पास जब हम जजमेंट देंगे या मेंस आंसर राइटिंग में हम जो अपना फाइनल आंसर लिखेंगे तो उसमें हम जो है प्रोविजंस जो हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं, उनके टर्म्स को इंटरप्रेट करेंगे, जो प्रीवियस केस लॉज हैं उनको लिखेंगे और उस हिसाब से जो है अपनी जजमेंट देंगे या अपना आंसर लिखेंगे। तो ये जो है आपका बेसिक प्रोसेस है जो आपको रियल लाइफ जजमेंट से भी पता लगेगा। अब आगे हमारे पास रूलिंग क्या रही इसमें सुप्रीम कोर्ट की।
सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जो एलिजिबल ट्रांजिशनल आईटीसी है वो डिनाई नहीं किया जा सकता सोली प्रोसीजरल या फिर टेक्निकल ग्राउंड्स पे जहाँ पे सब्सटेंटिव कंडीशंस फुलफिल की गई है। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है कि जो ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं वो इंटरप्रेट किए जाएंगे लिबरली और पर्पसली, दिमाग में रख के कि जो शिफ्ट है न्यू टैक्स रिजीम की। अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया गया कि वो रीअसेस करें क्लेम्स को, जबकि डिनाइल जो था वो बेस्ड पे था सिर्फ प्रोसीजरल डिफेक्ट्स के। यहाँ पे की ऑब्जर्वेशंस क्या रही हैं कोर्ट की? जीएसटी डिज़ाइन किया गया है इंश्योर करने के लिए ताकि सीमलेस फ्लो हो क्रेडिट का और अवॉइड करने के लिए टैक्स कैस्केडिंग। प्रोसीजरल रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं फैसिलिटेट करने के लिए, ना कि फ्रस्ट्रेट करने के लिए जो सब्सटेंटिव राइट्स हैं। एक रिजिड अप्रोच लीड करेगा अनजस्टमेंट एनरिचमेंट स्टेट की तरफ, जो कॉस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स पे। इम्पैक्ट क्या होगा टैक्स पॉलिसी का एंड एडमिनिस्ट्रेशन का? प्रोवाइड करता है सिग्निफिकेंट रिलीफ टैक्स पेयर्स को जो फेस करता है ट्रांजिशनल आईटीसी डिस्प्यूट्स। एनकरेज करता है टैक्स अथॉरिटीज़ को कि वो अडॉप्ट करे सब्सटेंटिव ओवर फॉर्म अप्रोच। रिड्यूस करता है प्रोलॉन्ग लिटिगेशन अराइज करता है जो जीएसटी ट्रांजिशन इश्यूज से। रीइंफोर्स करता है जुडिशियल ओवरसाइट फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे। तो यहाँ पे जो है फाइनली दोनों इश्यूज़ को कंसिडर करके, दोनों के कंटेंशंस को वो करके यहाँ पे रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की। और वो रूलिंग में उसने क्या बोला है? पहला इसमें जो हेल्ड किया गया है वो है कि जो ट्रांजिशनल आईटीसी है वो डिनाई नहीं किया जा सकता प्रोसीजरल या टेक्निकल ग्राउंड्स पे, जबकि जो सब्सटेंटिव जो कंडीशंस हैं अगर वो फुलफिल्ड हैं तो। दूसरा, कोर्ट ने जो है अप्रोच को बताया है कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कैसी होगी। यहाँ पे लिबरल और परपोजिव जो है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन होगी, दिमाग में रख के कि न्यू टैक्स रजीम को, क्योंकि यहाँ पे पुराने रजीम के हिसाब से जो है फुलफिल किया गया था, वो दिमाग में रखेंगे, लेकिन इंटरप्रिटेशन लिबरल होगी। अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया गया है कि वो रीअसेस करेंगी क्लेम को, जहाँ पे डिनाइल सिर्फ प्रोसीजरल डिफेक्ट्स पे था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी रूलिंग दी है कि यहाँ पे बोला है ट्रांजिशनल आईटीसी जो है वो डिनाई नहीं किए जा सकते हैं सिर्फ प्रोसीजरल और टेक्निकल बेसिस पे, जबकि सब्सटेंटिव कंडीशन वहाँ पे फुलफिल्ड थी। इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया है लिबरल और परपोजिव होगी, दिमाग में रखने हैं न्यू टैक्स रेजिम्स। तो यहाँ पे लिबरल अप्रोच को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है। अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया है कि वो रीअसेस करेंगी क्लेम, क्योंकि डिनाइल जो था वो सिर्फ प्रोसीजरल डिफेक्ट के बेसिस पे था। इसमें ये हो गई हमारी रूलिंग, मतलब इस केस को लेके। इसके अलावा जो की ऑब्जर्वेशंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा और क्या ऑब्जर्व किया है? पहला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो जीएसटी है वो इंश्योर करता है सीमलेस फ्लो जो है क्रेडिट का और अवॉइड करता है टैक्स कैस्केडिंग को। प्रोसीजरल रूल्स जो होते हैं वो फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं सब्सटेंटिव राइट को, उनको फ्रस्ट्रेट करने के लिए नहीं होते हैं। तीसरा है कि अगर एक रिजिड अप्रोच आता है वो लीड करेगा अनजस्ट एनरिचमेंट को स्टेट की तरफ, मतलब स्टेट को जो है अननेसेसरी फ़ायदा होगा और यहाँ पे एट द कॉस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स, मतलब यहाँ पे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको अननेसेसरी नुकसान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी है कि जीएसटी का जो डिज़ाइन किया गया है सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट के लिए, अवॉइड करने के लिए टैक्स कैस्केडिंग को। प्रोसीजरल जो रूल्स होते हैं वो फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं सब्सटेंटिव राइट्स को, ना कि फ्रस्ट्रेट करने के लिए। रिजिड अप्रोच जो है वो अनजस्ट एनरिचमेंट देगा स्टेट को, और जबकि टैक्स पेयर्स को एक अननेसेसरी डिसएडवांटेज देगा। फिर आ गया इसमें हमारे पास इम्पैक्ट क्या होगा इसका टैक्स पॉलिसी पे एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे। पहला आ गया इसमें हमारे पास, ये प्रोवाइड करता है सिग्निफिकेंट रिलीफ जो है टैक्स पेयर्स को जो फेस कर रहे थे ट्रांजिशनल आईटीसी डिस्प्यूट्स को। दूसरा आ गया, एनकरेज करेगा यहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज़ को कि वो अडॉप्ट करें सब्सटेंस ओवर फॉर्म अप्रोच को। इसमें तीसरा आ गया हमारे पास, रिड्यूस करेगा जो हमारे पास प्रोलॉन्ग लिटिगेशंस थी जीएसटी ट्रांजिशन इश्यूज़ को लेके। फिर आ गया फोर्थ हमारे पास, री इन्फोर्स करेगा जो जुडिशियल ओवरसाइट है फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को लेके। तो यहाँ पे टैक्स पॉलिसी पे और अथॉरिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा? पहला, यहाँ पे रिलीफ दिया गया है टैक्स पेयर को जो फेस कर रहे थे आईटीसी डिस्प्यूट्स को। एनकरेज करेगा टैक्स जो अथॉरिटीज़ हैं कि वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म को अप्रोच करें, कि वो सब्सटेंस को ज़्यादा देखें, किस फॉर्म में है, क्या प्रोसीजर है, इसको थोड़ा कम देखें।
ये रिड्यूस करेगा जो लिटिगेशन पेंडिंग थी जीएसटी ट्रांजिशन इश्यूज़ को लेके, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सी जजमेंट आई है, उसके बाद जो है ये फॉलो की जाएगी हर एक केस में और फटाफट जो है केसेस सॉल्व किए जाएंगे। रीइंफोर्स करेगी जो जुडिशियल ओवरसाइट है फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन पे और डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन है इन पे जो है एक जुडिशियल की जो साइट देगी कि आपको किस तरीके से जो है ये प्रोसीड करना है। 9th आ गया हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है रूलिंग की। जजमेंट की जो है एक वाइड पॉलिसी इम्प्लीकेशन है एज ट्रांजिशनल आईटीसी डिस्प्यूट जो अफेक्ट करेगी थाउजेंड ऑफ बिजनेसेस को। स्ट्रेंथ करेगी टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस जीएसटी में एज अ फेयर और प्रेडिक्टेबल टैक्स रिजीम। सर्व करेगी एज अ प्रेसिडेंट रिजॉल्व करने के लिए सिमिलर डिस्प्यूट्स जो इन्वॉल्व करते हैं प्रोसीजरल जो कंप्लाइंस है टैक्स लॉज के अंडर। करंट पोजीशन टैक्स अथॉरिटीज़ को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रीअलाइन करेंगे असेसमेंट प्रैक्टिसेस को लाइन में रूलिंग के साथ। पेंडिंग और जो फ्यूचर ट्रांजिशनल आईटीसी डिस्प्यूट्स हैं लाइकली टू बी डिसाइडेड अप्लाई करके ये प्रिंसिपल। 9th में आ गया हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है रूलिंग का। यहाँ पे आ गया हमारे पास एक वाइड पॉलिसी इम्प्लीकेशन जो है कि इम्प्लीकेशन बताई गई है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशनल आईटीसी जो है वो थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस को इम्पैक्ट करता है। सेकंड है ये टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी जीएसटी में कि ये बहुत ही फेयर और प्रेडिक्टेबल टैक्स रिजीम है। तीसरा आ गया ये एज अ प्रेसिडेंट सर्व करेगी बाकी जो डिस्प्यूट्स पेंडिंग है कंप्लाइंस को लेके। फिर आ गया 10th हमारे पास करंट पोजीशन क्या है। यहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज़ को जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रीअलाइन करेंगे असेसमेंट प्रैक्टिसेस को। सेकेंड आ गया हमारे पास जो पेंडिंग या फ्यूचर ट्रांजिशनल आईटीसी हैं वो डिसाइड होंगी हमारे पास अप्लाई करके ये प्रिंसिपल। फिर आ गया 9th हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है कि वाइड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस है जो अफेक्ट करेंगी ट्रांजिशनल आईटीसी डिस्प्यूट जो अफेक्ट करेंगी थाउजेंड्स को। तो यहाँ पे जजमेंट का जो है इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होगा। स्ट्रेंथन करेंगे टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस जीएसटी में कि ये फेयर और जो प्रेडिक्टेबल टैक्स रिजीम है। फिर एज अ प्रेसिडेंट सर्व करेगी ये जजमेंट हमारे पास जो भी डिस्प्यूट्स पेंडिंग है इस पॉइंट को लेके। करंट पोजीशन क्या है, टैक्स अथॉरिटीज़ को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रीअलाइन करेंगे अपना असेसमेंट प्रैक्टिसेस में रूलिंग के साथ कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं अपनाएंगी, एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाला अप्रोच करेंगी कि सब्सटेंटिव कंडीशंस अगर फुलफिल हैं तो प्रोसीजरल डिफेक्ट्स पे या टेक्निकल डिफेक्ट्स पे जो है थोड़ा सा लिबरल अप्रोच रखें। पेंडिंग या जो फ्यूचर ट्रांजिशनल आईटीसी डिस्प्यूट्स हैं वो जो है डिसाइड होंगी इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके। नेक्स्ट है हमारे पास 4th दैट इज सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को कि वो एक हमारा फंडामेंटल राइट है। बैकग्राउंड क्या है केस का, मैटर जो है वो राइज हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक पीआईएल से जो हाईलाइट करता है इनएडिक्वेट मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज स्कूल्स में। पटिशनर ने आर्ग्यू किया कि यहाँ पे लैक है एक्सेस जो है सैनिटरी प्रोडक्ट्स को लेके या फिर जो टॉयलेट्स हैं उनको। तो यहाँ पे ये वॉयलेट करता है डिग्निटी, इक्वालिटी और जो हेल्थ है मेंसुरेटिंग पर्सन की। कोर्ट ने एग्जामिन किया है इशू को थ्रू जो लेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जेंडर जो जस्टिस है एंड पब्लिक हेल्थ के को देखते हुए। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक इंटीग्रल कंपोनेंट है राइट टू लाइफ और पर्सनल डिग्निटी का आर्टिकल 21 के अंडर। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता एज अ मैटर ऑफ शेम या फिर नेग्लेक्ट। डिनाइल जो है बेसिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज का वो हेल्ड किया गया कि वो अमाउंट करेगा वायलेशन जो है बॉडीली ऑटोनॉमी और डिग्निटी को। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्टफुल मैं बोलूँगी यहाँ पे कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो एक फंडामेंटल राइट है। अब बैकग्राउंड क्या है यहाँ पे केस का, यहाँ पे जो है एक पीआईएल फाइल की गई जिनने हाईलाइट किया है कि यहाँ पे इनएडिक्वेट मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज़ हैं स्कूल्स में। पिटिशनर ने यहाँ पे आर्ग्यू किया है कि ये जो लैक है हमारे पास कि एक्सेस जो है सैनिटरी प्रोडक्ट्स को लेके या फिर टॉयलेट्स को लेके ये वॉयलेट करता है डिग्निटी, इक्वालिटी और जो हेल्थ है मेंस्ट्रुएटिंग पर्सन की। कोर्ट ने एग्जामिन किया है इशू को थ्रू जो लेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जेंडर जस्टिस या फिर पब्लिक हेल्थ, इनके लेंस से जो है कोर्ट ने देखा है।
तो बैकग्राउंड में आ गया हमारे पास एक PIL फाइल की गई जिसने हाईलाइट किया कि इनएडिक्वेट मेंस्ट्रुअल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं स्कूल्स में। पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि ये जो लैक है एक्सेस का सैनिटरी प्रोडक्ट्स और टॉयलेट्स का, ये वायलेट करता है डिग्निटी, इक्वालिटी और हेल्थ मेंस्ट्रुएटिंग पर्सन की। कोर्ट ने एग्जामिन किया कि इशू को देखा जाएगा लेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, जेंडर जस्टिस की और पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ देखी गई है। सेकंड जो है उसमें मेंटल हेल्थ को एज अ पार्ट बताया गया है राइट टू लाइफ, दैट इज आर्टिकल 21 में। पहला जो है इसमें हेल्ड किया गया है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है वो इंटीग्रल कंपोनेंट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी का। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी जो है हमारी आर्टिकल 21 के अंडर। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है कि यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन है वो एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसको जो है एज अ मैटर ऑफ शेम या नेग्लेक्ट जो है वो नहीं हम ट्रीट कर सकते हैं। तीसरा आ गया, अगर डिनाइल है यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज़ में तो ये माना जाएगा कि ये जो है एक वायलेशन है। डिनाइल है तो ये एक वायलेशन है बॉडीली ऑटोनॉमी और डिग्निटी का। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो एक इंटीग्रल कंपोनेंट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी का आर्टिकल 21 के अंडर। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसको एज अ मैटर ऑफ शेम या नेग्लेक्ट नहीं देखा जा सकता। अगर डिनाइल है बेसिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन में तो ये अमाउंट करेगा वायलेशन को बॉडीली ऑटोनॉमी या डिग्निटी की। तो बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंदर रिकग्निशन है, ये बोला गया है कि ये कोई शेम या नेग्लेक्ट वाली बात नहीं है। डिनाइल जो है वो वायलेशन होगा बॉडीली ऑटोनॉमी और डिग्निटी का। थर्ड आ गया हमारे पास लिंक विद इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल्स 14 एंड 15। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो लैक है मेंस्ट्रुअल हाइजीन इंफ्रास्ट्रक्चर का वो डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करता है गर्ल्स को या मेंस्ट्रुएटिंग पर्सन्स को, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से जो है। ये जो डेप्रिवेशन है ये रिजल्ट करता है स्कूल एब्सेंटिज्म और ड्रॉप आउट्स की, स्कूल से लड़कियां एब्सेंट हो जाती हैं, ड्रॉप आउट कर लेती हैं। रीइंफोर्समेंट जो होता है इसकी वजह से जेंडर स्टीरियोटाइप्स का। जजमेंट जो लिंक्ड है मेंस्ट्रुअल नेग्लेक्ट के वो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है सेक्स के बेसिस पे जो वायलेट करता है आर्टिकल 14 और 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का। फोर्थ पॉइंट है डायरेक्शंस ऑन फ्री एक्सेस टू सैनिटरी प्रोडक्ट्स। कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो इंश्योर करेंगे फ्री अवेलेबिलिटी सैनिटरी पैड्स के गवर्नमेंट स्कूल्स में, स्ट्रेंथन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म्स अंडर जो एग्जिस्टिंग हेल्थ एंड एजुकेशन स्कीम्स हैं। फिर आ गया स्टेट को रिमाइंड करवा गया उसके पॉजिटिव ऑब्लिगेशन को लेके प्रोटेक्ट करने के लिए रिप्रोडक्टिव और मेंस्ट्रुअल हेल्थ। थर्ड जो है इसमें वो हमें बताया गया है कि इसको जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ का हमारा जो इशू है इसको लिंक किया गया है इक्वालिटी से एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन से आर्टिकल 14 एंड 15 के अंदर। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अफेक्ट करता है गर्ल्स को या मेंस्ट्रुएटिंग पर्सन को, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से है। इसकी वजह से क्या होता है, पहले स्कूल एब्सेंटीज बढ़ जाती है या फिर जो ड्रॉप आउट्स शुरू हो जाते हैं। सेकेंड आ गया ये रीइंफोर्स करता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अगेन अगर लड़के फिर ज़्यादा पढ़ेंगे, लड़कियां एक टाइम के बाद नहीं पढ़ेंगी। तीसरा आ गया जजमेंट जो लिंक्ड है मेंस्ट्रुअल नेग्लेक्ट से वो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो वायलेट करता है आर्टिकल 14 एंड 15 को। तो यहाँ पे जो है हमारे पास मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लिंक किया गया है इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन से आर्टिकल 14 और 15 के अंदर। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट करता है गर्ल्स को, मेंस्ट्रुएटिंग पर्सन को, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से हैं। ये रिजल्ट करता है स्कूल एब्सेंटीज में, स्कूल से एब्सेंट होना शुरू हो जाएंगी लड़कियां या एक एज के बाद ड्रॉप आउट कर लेंगी अगर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिली। ये रीइंफोर्स करेगा जेंडर स्टीरियोटाइप। तो बेसिकली एक इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है सेक्स के बेसिस पे जो हमारा कवर होता है आर्टिकल 14 और 15 के अंडर। तो ये जो है आपके लीगल जो प्रोविजंस हैं इंक्लूडेड हैं आर्टिकल 14 एंड 15। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास डायरेक्शंस दी गई हैं कि फ्री एक्सेस होगा सैनिटरी प्रोडक्ट्स का। कोर्ट ने जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि वो इंश्योर करेंगे फ्री अवेलेबिलिटी सैनिटरी पैड्स की गवर्नमेंट स्कूल्स में
और यहाँ पे स्ट्रेंथन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म्स अंडर एग्जिस्टिंग हेल्थ एंड एजुकेशन स्कीम। तो यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है हेल्थ एंड एजुकेशन स्कीम के अंदर। यहाँ पे स्टेट को रिमाइंड करवाया गया है उसका जो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है रिप्रोडक्टिव एंड मेंटल हेल्थ, जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है उसको लेके। तो यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है कि फ्री एक्सेस होगा सैनिटरी प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स या पैड्स आप जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में अवेलेबल करवाएंगे। स्ट्रेंथन करेंगे अपना डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। स्टेट को रिमाइंड करवाया गया उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्ट करने की रिप्रोडक्टिव और मेंस्ट्रुअल हेल्थ को। तो बेसिकली डायरेक्ट किया गया है, जो मेन पॉइंट लेना है आपको वो है ये हमारे पास फ्री अवेलेबिलिटी जो है सैनिटरी पैड्स की गवर्नमेंट स्कूल्स में। फिर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज इन स्कूल्स। कोर्ट ने मैंडेट किया है सेपरेट और फंक्शनल टॉयलेट्स गर्ल्स के लिए हर एक स्कूल में। कॉन्टीन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कॉन्टीन्यूस अवेलेबिलिटी होगी वाटर की, पानी की, डिस्पोजल मैकेनिज्म्स की और प्रिवेसी की। स्कूल जो लैक करेंगे ये फैसिलिटीज़ उनको हेल्ड किया जाएगा कि वो फेल कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी करने में स्टूडेंट्स की तरफ। डिसेबिलिटी फ्रेंडली मेंस्ट्रुअल फैसिलिटीज, स्पेशल एम्फोसिस प्लेस किया गया इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो डायरेक्ट करता है अथॉरिटीज़ को कि वो प्रोवाइड करेंगे डिसेबिलिटी फ्रेंडली टॉयलेट्स कि डिसेबल बच्चों के लिए। फिर इंश्योर करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिकली और इंटेलेक्चुअली डिसेबल है। कोर्ट ने स्ट्रेस किया कि इक्वालिटी जो है वो सब्सटेंटिव और इंक्लूसिव होनी चाहिए, मेयर फॉर्मल नहीं होनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन पर्सपेक्टिव, जजमेंट रिकॉग्नाइज करती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को कि वो पब्लिक हेल्थ इशू है, नॉट एक वेलफेयर कंसर्न नहीं है। कोर्ट ने हाईलाइट किया है जो नीड है अवेयरनेस प्रोग्राम की मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे, डिस्टिग्मेटाइजेशन एजुकेशन और कम्युनिटी आउटरीच के थ्रू कि ये किसी भी तरीके का स्टिग्मा जो है वो नहीं माना जाएगा। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन लिंक की गई है लॉन्ग टर्म सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो 5th पॉइंट है उसमें बात की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर की एंड सैनिटरी फैसिलिटीज की स्कूल्स में। यहाँ पे कोर्ट ने मैंडेट किया है कि सेपरेट और फंक्शनल टॉयलेट्स होंगे गर्ल्स के लिए हर एक स्कूल में। यहाँ पे कंटिन्यूस जो अवेलेबिलिटी होगी वाटर की, डिस्पोजल मैकेनिज्म्स की और प्रिवेसी की। जो स्कूल जो है यहाँ पे लैक करेगा ये फैसिलिटीज़ में, उनको माना जाएगा कि वो फेल कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी करने में स्टूडेंट्स की तरफ। 6 पॉइंट बात करता है जो डिसेबल पर्सन है हमारे पास उनकी, कि उनके लिए जो है ये प्लेसेस जो है ये इंक्लूड करेंगे जो डिसेबिलिटी फ्रेंडली टॉयलेट्स, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनसे जो फ्रेंडली टॉयलेट्स हैं। जैसे बहुत स्कूल से अगर इंडियन इम्प्लांट कर रहे हैं या फिर इंडियन टॉयलेट्स जो हैं वो लगा रहे हैं अपने स्कूल में, तो डिसेबल बच्चे अगर किसी के पैर में दिक्कत है तो वो यूज़ नहीं कर सकता, तो डिसेबिलिटी फ्रेंडली टॉयलेट जैसे वेस्टर्न लगा सकते हैं या उनके लिए अलग से जो टॉयलेट्स हैं वो एक्सेस करवा सकते हैं। फिर आ गया हमारे पास इंश्योर करना मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल है। कोर्ट ने स्ट्रेस किया है जो इक्वालिटी है वो सब्सटेंटिव एंड इंक्लूसिव होनी चाहिए, ये सिर्फ मेयर फॉर्मल नहीं होनी चाहिए। तो 6 पॉइंट डिसेबल बच्चों की बात करता है कि डिसेबल बच्चों के लिए डिसेबिलिटी फ्रेंडली टॉयलेट्स होंगी। मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है वो इंश्योर की जाएगी। जो बच्चे फिजिकल या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रखते हैं ये सब्सटेंटिव और इंक्लूजन होना चाहिए, ये इक्वालिटी मेयरली फॉर्मल जो है वो नहीं होनी चाहिए। 7th पॉइंट हमारा बताता है कि पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन पर्सपेक्टिव की जजमेंट रिकॉग्नाइज करती है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को कि ये पब्लिक हेल्थ इशू है। कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि नीड होनी चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स की मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे। इसको डिस्टिग्मेटाइजेशन करना चाहिए कि इसको जो है किसी भी तरीके का स्टिग्मा नहीं मानना चाहिए सोसाइटी में। मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो बेसिकली पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन पर्सपेक्टिव से कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ को एक पब्लिक हेल्थ इशू माना गया है। कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पे नीड है अवेयरनेस प्रोग्राम्स की और डिस्टिग्मेटाइजेशन करने की। कोई स्टिग्मा अटैच नहीं होगा मेंस्ट्रुअल जो हेल्थ से। ऊपर से मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लिंक किया गया है लॉन्ग टर्म सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब
मैं यहीं पे एक चीज़ डिस्कस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात है। तो यहाँ पे जो है सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पे ये जो है बहुत ही अच्छा पॉइंट है, स्पेशली जब गर्ल चाइल्ड होती है। अब जो भी बच्चे ऑनलाइन इस लेक्चर को देख रहे हैं, आई एम होपिंग कि आपकी फैमिलीज़ जो हैं वो वेल सेटल्ड हैं। लेकिन अगर आप या फिर टाउन साइड रहती हैं या सिटी साइड रहती हैं, अगर गांव में भी रहती हैं, तो आई एम होपिंग कि थोड़ा सा इस्टेब्लिश्ड गांव होते हैं। लेकिन जो बहुत ही बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, जैसे बिहार जो है बहुत ही पुअर जो है स्टेट माना गया है, तो यहाँ पे इन स्टेट्स में या फिर बाकी भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ये जो इश्यूज़ हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप अपने आसपास अगर ऐसी चीज़ें देखते हैं जो बहुत ही नॉर्मल है कि हमारे आसपास ऐसा नहीं है, या हमें फैसिलिटीज़ दी गई हैं, या प्राइवेट स्कूल्स में अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, कॉलेजेस में अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें कहीं एग्जिस्ट नहीं होती हैं। जब हम सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जब यहाँ पे जो पुअर या फिर जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जैसे ही मेंसुरेटिंग स्टार्ट होती है गर्ल्स में, तो वहाँ पे जो है उनको ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है स्कूल से, कि अब वो आगे नहीं पढ़ेंगे। तो उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो 7th या 8th क्लास तक होती है, और उसके बाद जो है बॉयज़ जो है उनका काउंट बढ़ता रहता है एजुकेशन में। वो +2 करते हैं, कॉलेजेस करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अपना जॉब्स लेते हैं। वही लड़कियां 7वीं या 8वीं क्लास तक पढ़ती हैं, उसके बाद जो है पढ़ाई से अपना जो है नाता तोड़ लेती हैं, और अपना जो भी उनको एक एज अ होम मेकर उनको आगे कोई जॉब नहीं होती है उनकी, या फिर जो है शादी के लिए उनको जो है फोर्स कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद उनका फ्यूचर स्टेबलाइज करने के लिए जो है ऐसा करते हैं पेरेंट्स। तो ये जो है हमारी रूरल एरिया की बहुत जगह की सच्चाई है। तो यहाँ पे इस चीज़ से बचने के लिए कि लड़कियाँ भी जो है उसके बाद आगे पढ़ना शुरू करें, +2 तक पढ़े, उसके बाद कॉलेज करें, वो जॉब लें, और जो इक्वल फुटिंग पे आए बॉयज़ की, तो इसके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। एंड एज अ लॉ स्टूडेंट आपको जो है बहुत ही खुश होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट पे, क्योंकि ये बहुत ही इम्प्रेसिव है और बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट है। फिर आगे इसमें हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी एंड ह्यूमन डिग्निटी। कोर्ट ने रीअफर्म किया है कि डिग्निटी जो है वो कोर वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन की। पॉलिसीज अफेक्ट करते हैं विमेन को, चिल्ड्रन को, वो रूट की जानी चाहिए कंपैशन, इक्वालिटी और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में। मेंसुरल नेग्लेक्ट को डिस्क्राइब किया गया है कि सिस्टमैटिक फेलियर है गवर्नेंस का, ये एक इंडिविजुअल इशू नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है जजमेंट का? इस्टेब्लिश करते हैं मेंसुरल हेल्थ को कि वो एक जस्टिफिएबल जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये स्ट्रेंथ करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को, जेंडर जस्टिस पे, रिप्रोडक्टिव राइट्स पे, पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस जो है स्टेट पे, उन पे सेट करता है एक प्रेसिडेंट फ्यूचर केसेस के लिए जो इन्वॉल्व करता है हेल्थ, डिग्निटी, जेंडर बाइज्ड राइट्स। 8th आ गया इसमें हमारे पास, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी और ह्यूमन डिग्निटी की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी एंड ह्यूमन डिग्निटी। कोर्ट ने रीअफर्म किया है कि जो डिग्निटी है हमारे पास वो कोर वैल्यू है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की। पॉलिसीज जो इफेक्ट करती हैं विमेन एंड चिल्ड्रन को, उनको कंपैशन, इक्वालिटी और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से देखा जाए। मेंसुरल हेल्थ को डिस्क्राइब किया है कि ये सिस्टमैटिक फेलियर है गवर्नेंस का, ये कोई इंडिविजुअल इशू नहीं है कि ये सब विमेन का इशू है तो हम क्यों देखें, ये कोई इंडिविजुअल इशू नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। फिर आगे सिग्निफिकेंस क्या होगा इस जजमेंट पे? इस्टेब्लिश करेगी मेंसुरल हाइजीन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे। फिर आ गया इसमें हमारे पास स्ट्रेंथन करेगी ज्यूरिस्प्रूडेंस, जस्टिस, जेंडर जस्टिस पे, रिप्रोडक्टिव राइट्स पे, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन जो है स्टेट का, ये सेट किया जाएगा इसको एज अ प्रेसिडेंट जो केसेस इन्वॉल्व करेंगे हेल्थ, डिग्निटी, जेंडर बेस्ड राइट्स पे। सिग्निफिकेंस क्या है? मेंसुरल हेल्थ को जस्टिफिएबल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की नज़र से देखा जाएगा। स्ट्रेंथन करेंगे जेंडर जस्टिस को, रिप्रोडक्टिव राइट्स को, पॉजिटिव जो ऑब्लिगेशन है स्टेट के, प्रेसिडेंट के तौर पे देखा जाएगा इस जजमेंट को उन केसेस में जो इंक्लूड करेंगे हेल्थ, डिग्निटी, जेंडर बेस्ड जो राइट्स हैं। तो ये बहुत ही जो है प्रोग्रेसिव जजमेंट है हमारे पास। हाईलाइटेड भी जजमेंट है, काफ़ी सेलिब्रेटेड जजमेंट है, काफ़ी पॉपुलर जजमेंट है,
आप इसका जो है एक एक पॉइंट ध्यान से करें। ऑल्दो थोड़ा सा सोशल इशू है तो आपको बार बार जेंडर इक्वालिटी वगैरह, कंपैशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन जो 2-3 पॉइंट्स हैं जो किस वजह से ये जजमेंट्स ली गई हैं या फिर जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे इसकी कितनी ज़रूरत थी, आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है इस जजमेंट को पढ़ें। फिफ्थ है हमारे पास टाइगर ग्लोबल टैक्स लायबिलिटी ऑन फ्लिपकार्ट सेल। ये जो है एक स्पेसिफिक केस है, लेकिन ये जनवरी में डिसाइड हुआ है, जनवरी में डिस्कशन हुआ है इस पर, तो फिर मैंने जो है यहाँ पे इंक्लूड किया है। केस बैकग्राउंड है, पार्टीज इन्वॉल्व हैं टाइगर ग्लोबल यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फंड एंड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इंडिया का। ट्रांजैक्शन सेल हुई है टाइगर्स ग्लोबल 1.6 बिलियन स्टेक फ्लिपकार्ट में डॉलर्स में टू वॉलमार्ट को दी गई है 2018 में। प्राइमरी इशू वेदर कैपिटल गेन जो है, जो सेल था, सेल से वो टैक्सेबल है इंडिया में, डिस्पाइट कि टाइगर ग्लोबल जो है वो एक नॉन रेजिडेंट है, और वेदर इंडिया मॉरिशस जो DTAA बेनिफिट्स हैं वो अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। प्रीवियस रूलिंग लोअर अथॉरिटीज़ जो है इंक्लूडिंग जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT और सम हाई कोर्ट्स ने प्रीवियसली अलाउ किया है एग्जाम्पशन DTAA के अंडर। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की डेट क्या है? 15 जनवरी 2026। बेंच कंपोजिशन मल्टी जज बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, स्पेसिफिक जजेस वो पब्लिश नहीं हुए हैं अभी हमारे पास। ये जो है हम प्रॉपर केस के तरीके से ही पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको इश्यूज मिलेंगे, फाइंडिंग्स मिलेंगी, प्रेसिडेंट्स मिलेंगे, तो एज अ केस ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है लेकिन थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। तो पार्टीज जो इन्वॉल्व है हमारे पास वो है टाइगर ग्लोबल और जो इनकम टैक्स है इंडिया का। ट्रांजैक्शन हुई है, सेल हुई है यहाँ पे 1.6 बिलियन स्टेक फ्लिपकार्ट की वॉलमार्ट को 2018 में। प्राइमरी इशू क्या है कि ये सेल जो है ये टैक्सेबल है इंडिया में, क्योंकि जो टाइगर ग्लोबल है वो नॉन रेजिडेंट है, मतलब वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, और क्या यहाँ पे इंडियन मॉरिशस के DTAA बेनिफिट्स अप्लाई होंगे। प्रीवियस रूलिंग में एग्जम्प्ट किया गया है। अब हम देखते हैं इस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको जो है अलग से डिटेलिंग में नहीं बताऊंगी, आपको पॉइंट वाइज ही लिखवाया गया है, तो मैं ऊपर ऊपर से डिस्कस करवाऊंगी। लीगल की पॉइंट्स क्या है? टैक्सेबिलिटी इन इंडिया, वेदर जो कैपिटल गेन्स है सेल से शेयर्स की फ्लिपकार्ट में एक नॉन रेसिडेंट एंटिटी के द्वारा, वो सब्जेक्ट होंगे इंडियन इनकम टैक्स में। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है हमारे पास DTAA, वेदर टाइगर ग्लोबल क्लेम कर सकता है फुल एग्जाम्पशन इंडिया मॉरिशस DTAA के अंडर, आर्ग्यू करके कि जो एंटिटी थी वो एक मॉरिशस टैक्स रेजिडेंट है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स GAAR, वेदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर लैग करता है कमर्शियल सब्सटेंस और प्राइमरीली डिजाइन किया गया था अवॉइड करने के लिए इंडियन टैक्सेस, देयर बाय अट्रैक्ट करके जो गार प्रोविजंस हैं उनको। 3 इश्यूज हैं इसमें हमारे पास। सबसे पहला इशू है टैक्सेबिलिटी इंडिया में, कि जो सेल है, जो शेयर्स के वजह से जो सेल हुई है उसमें जो कैपिटल गेन्स है हमारे पास, फ्लिपकार्ट जो कि एक नॉन रेजिडेंट एंटिटी है वो इंडिया में टैक्स देगी इनकम टैक्स के अंडर। सेकंड आ गया, अगर वो इंडिया में टैक्स देगी तो हमारे पास जो DTAA है, दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जहाँ पे फुल एग्जाम्पशन क्लेम किया गया है टाइगर जो ग्लोबल है उसके द्वारा, कि यहाँ पे जो है मॉरिशस को टैक्स रेजिडेंट है, तो मॉरिशस को जो है टैक्स पे कर दिया गया है, तो वो इंडिया में टैक्स पे नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो है DTAA का हमारे पास इशू राइज होता है। फिर है हमारे पास जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, की वेदर जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर जो था वो लैग करता है कमर्शियल सब्सटेंस, और ये इसी के लिए प्राइमरीली डिज़ाइन किया गया था कि ये इंडियन टैक्स को जो है वो अवॉइड किया जा सकते, तो ये अट्रैक्ट करेगा हमारे पास गार प्रोविजंस को। तो पहला है हमारे पास नॉन रेजिडेंट है इंडिया का, तो क्या वो इंडिया में टैक्स पे करेगी। DTAA डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए जो चीज़ें हमारी बनाई गई हैं, तो फुल एग्जाम्पशन है, यहाँ पे मॉरिशस टैक्स में पे कर दिया गया है, इंडियन को टैक्स पे नहीं किया गया। फिर इसके साथ हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट में आता है गार्ड, दैट इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, की जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइमरीली इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि इंडियन टैक्स को जो है रूल आउट किया जा सके। तो ये 3 जो है हमारे पास इश्यूज हैं, इसको लेके हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स में आ गया कैपिटल गेन्स टैक्सेबल इन इंडिया। कोर्ट ने हेल्ड किया है कि टाइगर ग्लोबल्स गेन फ्रॉम फ्लिपकार्ट इंडिया ये टैक्सेबल है इंडिया में, तो ये आ गया टैक्सेबल है इंडिया में।
कैपिटल गेन्स एग्जाम्प्टेड नहीं है DTA के अंदर, सोनली बेस्ड ऑन के टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स और पेपर स्ट्रक्चरिंग। गार इन्वोक कोर्ट ने अप्लाई किया है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गार को ट्रांजैक्शन में। की फाइंडिंग मॉरिशस स्ट्रक्चर लैक करता है कमर्शियल सब्सटेंस और अरेंजमेंट डिजाइन था अवॉइड करने के लिए इंडियन टैक्सेशन। डिनाइल जो है DTAA बेनिफिट्स का कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है, DTAA बेनिफिट्स नहीं ओवरराइड कर सकते हैं एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस को। ट्रीटी बेनिफिट्स डिनाई किए गए हैं अगर अग्रीमेंट प्राइमरली टैक्स अवॉइड करने के लिए था, इफ फॉर्मल कंप्लायंस एग्जिस्ट करता, इवन इफ फॉर्मल कंप्लायंस एग्जिस्ट करता है। ओवरटर्न करना लोअर अथॉरिटी रूलिंग्स को, प्रीवियस रूलिंग्स जो हैं ITAT की जो टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं और हाई कोर्ट्स की जिन्होंने ग्रांट किया था एग्जाम्पशन अंडर DTAA, उनको ओवरटर्न किया गया है। ये स्ट्रेंथन करता है इंडियन टैक्स अथॉरिटी पावर्स को चैलेंज करने के लिए ट्रीटी क्लेम्स जो लैक करते हैं जेन्युइन कमर्शियल रैशनल। काफ़ी अच्छी जजमेंट जो है या काफ़ी अच्छी फाइंडिंग्स जो है सुप्रीम कोर्ट्स ने दी है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 4-5 पॉइंट लिखवाऊंगी। यहाँ पे पहली बार टैक्सेबल किया है इंडिया ने कि यहाँ पे इस केस में टैक्सेबल होंगे जो गेन्स हैं। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट में था DTAA वर्सेस गार, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है गार को फेवर किया है कि डबल टैक्स अवॉइडेंस जो अग्रीमेंट है ये अप्लाई नहीं होगा। गार जो है अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो प्राइमरीली इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे जो है अवॉइड किया जा सकते जो पेमेंट है टैक्सेस का इंडिया में। तो यहाँ पे जो है इसको लेके गार को फेवर किया गया है कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे ओवरटर्न की गई है जो लोअर कोर्ट की जजमेंट से और यहाँ पे स्ट्रेंथन किया गया है जो इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ की जो पावर्स हैं उनको। तो 4 पॉइंट से टैक्सेबल माना गया है। DTAA गार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, गार को फेवर किया गया है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट को यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक कमर्शियल स्ट्रक्चर था वो अवॉइड करने के लिए बना था टैक्सेस को इंडिया में। तो यहाँ पे ओवरटर्न की है जो लोअर कोर्ट्स की जजमेंट थी और जो स्ट्रेंथन किया है इंडियन टैक्स अथॉरिटी पावर्स को। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास की टेक अवेज एंड प्रेसिडेंट्स। इसमें पहला आ गया हमारे पास इम्पैक्ट क्या होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स पे। फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी क्वेश्चन हो जाएंगे अगेंस्ट जो इंटरपोज्ड एंटिटीज़ हैं ट्रीटी जुरिस्डिक्शंस में सोली टैक्स बेनिफिट के लिए। स्ट्रक्चर डेमोन्स्ट्रेट करेगा जेन्युइन कमर्शियल पर्पस बियॉन्ड जो है टैक्स प्लानिंग। गार वर्सेस ट्रीटी बेनिफिट्स, गार ओवरराइड कर सकता है ट्रीटी बेस्ड एग्जाम्पशंस को अगर अग्रीमेंट को आर्टिफिशियल या टैक्स मोटिवेटेड पाया गया। इंडिया का जो एंटी अवॉइडेंस फ्रेमवर्क अब इफेक्टिवली रीइंफोर्स किया गया है क्रॉस बॉर्डर डील्स पे। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन सिग्निफिकेंट प्रेसिडेंट कैपिटल गेन टैक्सेशन के लिए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंडिया में। ये इन्फ्लुएंस करेगा फ्यूचर M&A जो सेकेंडरी सेल्स है, फंड स्ट्रक्चरिंग है इंडिया में। एम्फेसाइज करता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म प्रिंसिपल को इंटरनेशनल टैक्सेशन में। कंक्लूजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रिप्रेजेंट करती है लैंडमार्क रूलिंग इंडिया के टैक्सेशन में क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स में, पर्टिकुलरली अंडर गार और DTAA फ्रेमवर्क से क्लैरिफाई करती है जो लिमिट्स है ट्रीटी प्रोटेक्शन की और स्ट्रेंथन करती है इंडियन टैक्स अथॉरिटीज एबिलिटी टैक्स करने के लिए अरेंजमेंट जो लैक करती हैं जेन्युइन कमर्शियल सब्सटेंसेस। तो बेसिकली यहाँ पे की टेकअवेज क्या है, पहली बात को कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो क्वेश्चन हो जाएंगे अब कोई भी जो है एंटिटी जो है इम्पोज करने में किसी भी तरीके की जो ट्रीटी है सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स के लिए कि हम ये ट्रीटी साइन करवा लेते हैं यहाँ पे हमें टैक्स बेनिफिट्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो गार है वर्सेस कोई भी ट्रीटी, तो यहाँ पे गार जो है वो ओवर पावर कर लेगा किसी भी ट्रीटी को अगर वो सोल पर्पस के लिए जो है टैक्स मोटिवेटेड है कि टैक्स बचाने के लिए अगर वो साइन करवाई गई है तो इसी इन कंडीशंस में जो गार है वो ओवर पावर करेगा। यहाँ पे जो है जो हमारे पास क्रॉस बॉर्डर डील्स हैं उनको जो है इफ़ेक्टिवली रीइंफोर्स करने के लिए ये जजमेंट जो है यहाँ पे बहुत ही काम आएगी। यहाँ पे जो है एक प्रेशर बना रहेगा जो हमारे पास प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं या क्रॉस बॉर्डर जो है हमारे पास इंटरनेशनल टैक्सेशन में कि वो जो है यहाँ पे इंडिया के जो सिस्टम को जो है वो एक्सप्लॉइट ना करे और प्रॉपर अपने टैक्सेस वगैरह जो है वो पे करेंगे। तो बेसिकली ये नॉर्मल जिस्ट है हमारा इसका कि गार जो है उसको प्रेफरेंस दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कंक्लूजन में भी यही है कि क्रॉस बॉर्डर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी
उनको लेके जो गार और डीटीए फ्रेमवर्क्स हैं उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लैरिफाई किया है कि यहाँ पे गार जो है वो ओवर पावर करेगी किसी भी ट्रीटी को। फिर आ गया हमारे पास लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से स्पेशल न्यूज़ है इस मंथ के लिए, दैट इज़ AIBE जो है वो हेल्ड किया जाएगा 2 बार 1 साल में। गवर्निंग अथॉरिटी कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। रेगुलेटरी हमारे पास फंक्शन ओवरसी करती है लीगल एजुकेशन लाइसेंसिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन लॉ ग्रेजुएट्स के लिए इंडिया के अक्रॉस। एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज हुआ है? पहले प्रीवियसली जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट किया जाता था साल में 1 बार, न्यू रूल के हिसाब से अब जो है 2 बार किया जाएगा साल में। रिड्यूस कर देगा वेटिंग पीरियड कैंडिडेट्स के लिए, इंप्रूव करेगा एक्सेसिबिलिटी लीगल प्रैक्टिस लाइसेंस के लिए। एलिजिबिलिटी एक्सपेंड कर दी गई है, कौन अपीयर कर सकता है? जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने कंप्लीट कर ली है LLB, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स भी अभी अलाउड हैं कि वो अपीयर कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा? जो गैप पीरियड है उसको एंड कर देगा लो ग्रेजुएशन और फर्स्ट अवेलेबल एग्जाम में, हेल्प करेगा न्यू लॉ ग्रेजुएट्स को एंटर करने में लीगल प्रैक्टिस को जो है मोर क्विकली। तो इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, ये वाला पोर्शन जो है वो मैंने एडिशनली डाला था क्योंकि आपके लिए लॉ स्टूडेंट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। AIB जो है साल में 2 बार होगा। अभी जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है अपना एग्ज़ाम जो है ये दे सकते हैं, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो लाइसेंस जो है अपना गेन करने में, आपका जो है टाइम बचे। लीगल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया है नोटिफिकेशन, BCI फॉर्मली इन्फॉर्म करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो चेंज हुआ है फ्रीक्वेंसी और एलिजिबिलिटी में जुडिशियल ओवरसाइट की डिसीजन इंश्योर करता है एग्जाम शेड्यूल होगा अलाइन जो कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं इंप्रूव करने के लिए एक्सेसिबिलिटी फेयरनेस। तो यहाँ पे BCI ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है एलिजिबिलिटी को लेकर और यहाँ पे जो है अच्छे से वेलकम हुआ है उस चीज़ का। बेनिफिट क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएगा वेटिंग टाइम, ज़्यादा वेट नहीं करना है पूरे साल के लिए नेक्स्ट AIBE अटैम्प्ट के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अलाउ करेगी लॉ स्टूडेंट या ग्रेजुएट को कि अपने प्लान बनाए एंटर करने के लिए लीगल प्रैक्टिस फील्ड में। बूस्ट करेगी लीगल प्रोफेशन को, एक्सेलरेट करेगी अवेलेबिलिटी जो है लाइसेंस लॉयर्स के इंडिया में। इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव फ्रॉम चेंज जो है वो अप्लाई होगा नेक्स्ट AIBE की साइकिल जो कि टेंटेटिवली 2026 ऑनवर्ड्स है। मिनिमम 2 एग्ज़ाम्स होंगे हर 1 साल। कैंडिडेट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, LLB ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं। तो मेन टेक अवे है हमारे पास 2 बार एग्ज़ाम होगा, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होंगे प्लस LLB ग्रेजुएट्स जो है वो दे सकते हैं। की टेक अवे ये जो है मार्क्स, ये मार्क करता है एक मेजर रिफॉर्म लीगल लाइसेंशियर में इंडिया में, बैलेंस करेगा एक्सेसिबिलिटी फेयरनेस प्रोफेशनल रेडीनेस लो ग्रेजुएट्स के लिए, इंश्योर करेगा लो ग्रेजुएट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं लोग बिना किसी अननेसेसरी डिले के। तो इसमें ऐसा समझाने वाला कुछ नहीं है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैंने डिटेलिंग में बताया है। इसके अलावा जनवरी टेक अवे क्या है लीगल अपडेट्स में? जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट्स क्या हुई हैं जनवरी में? जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ने चार्ज किया है चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। आपको डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है 10 जनवरी 2026 को, लेकिन आप जो है ये ध्यान रखेंगे चेंजेस हुए हैं। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे जो है वो उन्होंने चीफ जस्टिस बनी है वो मेघालय हाई कोर्ट की, और ये जो है 2nd वुमेन है जिन्होंने होल्ड की है ये पोस्ट। तो आप ये जो है दोनों अपॉइंटमेंट्स याद रखेंगे। रिसेंट एग्जाम आपका कोई भी है वहाँ पे आ सकता है। पॉलिसी एंड स्टैट्यूटरी रूल्स क्या चेंज हुए हैं? सबसे पहला आ गया हमारे पास NDCT रूल्स अमेंडमेंट, फार्मा लॉ में चेंजेस आए हैं। न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स NDCT रूल्स 2019 अमेंड किया गया है जनवरी 2026 में, सिंप्लीफाई करने के लिए, रेगुलेटरी प्रोसीजर्स एनहेंस करने के लिए, एफिशिएंसी प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में। की चेंजेस इंक्लूड करते हैं फास्टर अप्रूवल टाइमलाइंस क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, रिड्यूस करना डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट सर्टेन जो कैटेगरीज हैं ड्रग्स की, एनहेंस करना क्लैरिटी जो है रोल्स पे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पॉन्सर्स की, इन्वेस्टिगेटर्स की, एथिक्स कमेटी की। अमेंडमेंट सेम करता है एनकरेज करना डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ड्रग रिसर्च में, जबकि मेंटेन करना पेशेंट सेफ्टी और एथिकल स्टैंडर्ड्स। ये रेगुलेटरी रिफॉर्म करता है, ये रेगुलेटरी रिफॉर्म स्ट्रेंथन करता है इंडिया की पोजीशन ग्लोबल हब क्लिनिकल ट्रायल्स और ड्रग डेवलपमेंट में। तो बेसिकली यहाँ पे जो है न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल के जो रूल्स हैं वो अमेंड किए गए हैं 2019 में। यहाँ पे जो है आपको अगर डिटेलिंग में चाहिए तो आप जो है रूल्स निकाल के पढ़ सकते हैं।
लेकिन सिर्फ एमसीक्यू पर्पस के लिए चाहिए तो आपको इतना याद रखना है कि एनडीसीटी में जो है चेंजेस आए हैं। डिटेलिंग में पढ़ने के लिए जो है मैंने इस लेक्चर में डिटेलिंग में नहीं करवाया है, क्योंकि जो मेन सुप्रीम कोर्ट की जनवरी जजमेंट से मैंने वो करवाई हैं। ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए जो है मैंने लिखा है। फिर आया है हमारे पास सेकेंड चेंजेस, दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अमेंडमेंट हुई है उत्तराखंड में। जनवरी 2026 में उत्तराखंड ने इंट्रोड्यूस किया है सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट। उसका जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोटेक्शन पर्सनल और सिविल वायलेशंस के अगेंस्ट। ये लो इम्पोज करेगा स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फोर्स्ड मैरिज के लिए, एड्रेस करता है कोर्शन एक्सप्लॉयटेशन, टारगेट करता है फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस जो है लिव इन रिलेशनशिप्स में, इंश्योर करता है लीगल रिकोर्स इंडिविजुअल्स का जो मिसलेड है या डिसीव्ड है इन अरेंजमेंट्स में। ऑफेंसेस जो है अंडर यूसीसी वो कैरी करेगा पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक की। तो ये लाइन आप जो है प्री में भी आता है, तभी आप याद रख सकते हैं। अलॉन्ग विद जो फाइन्स है रिफ्लेक्टिंग स्टेट का कमिटमेंट सेफगार्ड करने के लिए पर्सनल ऑटोनॉमी डिग्निटी। ये रिफॉर्म्स रीइंफोर्स करते हैं जेंडर इक्वालिटी, पर्सनल राइट्स, अलाइनमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल और इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ। तो जनवरी 2026 में जो है यूनिफॉर्म सिविल अमेंडमेंट्स जो है हमारे पास उत्तराखंड के। अगर कोई बच्चा उत्तराखंड जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप जो है ये वाला पोर्शन अच्छे से, यहाँ नहीं जो मैंने करवाया है वो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, या ये इसके जो रूल्स हैं आप प्रॉपर निकालेंगे, कहाँ कहाँ अमेंड हुआ है वो करेंगे। अगर टाइम हुआ तो मैं खुद ही इस चैनल पे करवा दूंगी उत्तराखंड जुडिशरी अगर अनाउंस हुआ, लेकिन अभी के लिए जो है एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जनवरी अपडेट्स को लेकर। इस लेक्चर में जो है हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए जो है आप व्हाट्सअप नंबर पे जा सकते हैं। वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको जो है एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और चैनल के जो मेंबर्स हैं उनके लिए जो पीडीएफ है वो अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर तो हम जो है वीकली भी कर सकते हैं। आप उसके लिए भी जो है अपना इनपुट दे सकते हैं। आप मोबाइल नंबर जो मैंने प्रोवाइड करवाया है उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी जो है कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का फीडबैक भी आप दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक की आप यहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ऐड करिए और न्यूज़ या हाई कोर्ट्स को जो है हाई कोर्ट्स पर्टिकुलर जो जजमेंट्स देते हैं उनको भी आप डिस्कस करिए। तो आप किसी भी तरीके का फीडबैक या फिर पीडीएफ से रिलेटेड आपको अगर पीडीएफ चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवाया गया है, आप वहाँ पे बता सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। दोनों ही चीज़ें जो है हम अच्छे से रिप्लाई करते हैं। आपके जो हर एक फीडबैक को हम जो है ध्यान में रखते हैं। बाकी जो है इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। सो थैंक यू।